कब की बात है ये? कह रहे हैं कि 19th सेंचुरी की बात है, एट द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, मिड ऑफ द 19th सेंचुरी द key features of the plant photosynthesis were known, namely that plant could use the light energy to make the carbohydrate from the carbon dioxide and the water. की पॉइंट क्या था कि जो प्लांट होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो प्लांट होता है एज अ सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट के रूप में क्या इस्तेमाल करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या इस्तेमाल करता है, वाटर। इसके साथ साथ में और क्या इस्तेमाल करता है, लाइट एनर्जी। तो बनाता क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना। इसी का हम एम्पेरिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो एम्पेरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस फॉर द ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स वाज देन अंडरस्टूड। यानी ये वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जहां पर क्या होगी, ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं, उनमें अगर कोई आपसे पूछे कि फोटोसिंथेसिस का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा तो आप ये बताएंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, वाटर। ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट। इसके साथ में इन दोनों रिएक्टेंट के साथ में फोटोसिंथेसिस कराने के लिए प्लांट को और क्या चाहिए होता है, लाइट चाहिए होता है। लाइट के साथ साथ एक चीज़ और रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम होता है पिगमेंट, बोले तो क्लोरोफिल चाहिए होता है। ठीक है ना। बनेगा क्या, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और क्या बनेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इवाल्व हो जाएगी। इवाल्व होने का मतलब होता है ऑक्सीजन जब बनेगी तो प्लांट से जहाँ बनेगी, लीफ के अंदर मेसोफिल सेल में बनेगी, वहाँ से निकल करके एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। ठीक है ना भाई, गैस है, गैस को तो रोक कोई पाएगा नहीं, तो गैस जहाँ से बनेगी वहाँ से क्या करेगी, वो निकल जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर। प्लांट की सेल में क्या बचेगा, प्लांट की सेल में बचेगा क्या, ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में पर बन रहा है। ठीक है ना। आगे फिर लिखा हुआ है ये CH2O क्या होता है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो CH2O एम्पेरिकल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम 6 कार्बन ले लेंगे तो हाइड्रोजन 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6। तो कह रहे हैं ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। ये आपके पास फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑक्सीजन इवाल्व करता है। यानी ऑक्सीजन इवाल्विंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस चलेगी उसकी रिएक्शन ये हो जाएगी। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन इवाल्व नहीं करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की इवोल्यूशन नहीं होता है, तो उनके लिए फार्मूला अलग हो जाएगा, वो हम देखेंगे आगे चल करके। चलिए नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है वान नील। क्या नाम है, वान नील। करेक्ट, माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए, दैट मेड बाय द माइक्रोबायोलॉजिस्ट। वान नील क्या थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। नाम इनका है कॉर्नेलियस वान नील। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉर्नेलियस वान नील नाम है इनका। यहाँ पर एक डेट लिखी है 97, ये तो पूरा इनका डेट ऑफ बर्थ हो गया। Who based on his study of the purple and the green bacteria, किस पे काम किया इन्होंने, बैक्टीरिया पे काम किया। कौन सा बैक्टीरिया था यहाँ पर, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। अगर आपको फोटोसिंथेसिस करनी है तो लाइट आपको चाहिए। In which hydrogen from a suitable oxidizing compound reduce carbon dioxide to the carbohydrate। यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी है, लाइट तो आपको चाहिए, साथ साथ में और क्या चाहिए आपको, हाइड्रोजन चाहिए। क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, कौन देगा, वो जो कंपाउंड जो हाइड्रोजन देगा वो उसका कह रहा है कि उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है उसका, ऑक्सीडेशन। वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होगा और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्या हो जाएगा उसका, रिडक्शन। और हाइड्रोजन जुड़ेगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होकर क्या बना लेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। और जहां से हाइड्रोजन आएगा वो कहलाएगा क्या, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, यानी उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन।
अगर आपने केमिस्ट्री में कभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नाम का चैप्टर पढ़ा होगा ना? क्या पढ़ा होगा आपने? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, कोई मुझे बताएगा ऑक्सीडेशन क्या होता है? पुरानी डिफिनेशन इस, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बहुत सारी डिफिनेशन है ना, जिसे आप पढ़ते हो कुछ पुरानी डिफिनेशन है, कुछ नई डिफिनेशन है। नई डिफिनेशन में आप इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हो। किसके बारे में पढ़ते हो आप? पढ़ा होगा आपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। ये तो नई डिफिनेशन है इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, नहीं तो है ना? पुरानी डिफिनेशन क्या होती है? पुरानी डिफिनेशन ये होती है कि अगर ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। कहीं पर अगर ऑक्सीजन क्या हो जा रही है? जुड़ जा रही है, ऐड हो जाती है। किसी में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो जहाँ जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगी उसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन ना। या तो जिस कंपाउंड से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, उस कंपाउंड क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इतना क्लियर हो गया? अगली बात, रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है हाइड्रोजन का ऐड होना। जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड होगा उसका क्या हो जाएगा? उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो अगर कहीं पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आएगा। अरे बोलो, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा। तो जहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जहां पर हाइड्रोजन क्या होगा? ऐड होगा, उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। अगली बात आती है ऑक्सीजन का निकलना, रिमूव होना भी कहलाता क्या है? रिडक्शन कहलाता है। ये पुरानी डिफिनीशन है किसकी? ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की। और इसी पुरानी डिफिनीशन पर ही हमारा जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जो चैप्टर होता है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना? और एक बात और आती है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उस कंपाउंड का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। और अगर कहीं पर क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कुछ जनरल सी बातें। अगर आप लिख लोगे तो आपको पूरा पूरा चैप्टर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो साइड में कहीं पर आप लिख लीजिए और उसके बाद इसी चीज को आप यहां पर ऐड करिए ना। तो पहले आप इसको साइड में कहीं लिखिए आप। लिख लिया आपने? ये ऊपर वाला ऑक्सीडेशन, नीचे वाला क्या है? रिडक्शन। यहां पर लिखा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लिया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा देखो, वान नील ने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट तो आपको चाहिए ही चाहिए। साथ साथ में कह रहे हैं कि हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन भी हमें चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन को देगा कौन? जो हाइड्रोजन को देगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। यानी हमें एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड चाहिए, मतलब ऐसा कंपाउंड चाहिए जो हमें हाइड्रोजन दे सके। ठीक है ना? जो हमें हाइड्रोजन देगा, जहां से हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा। जहां से हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा, उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और जहां पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? जुड़ेगा। जहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जुड़ेगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। जब जुड़ेगा तो इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। और ये रिड्यूस होकर क्या बना लेगा? कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। अब इस पे आते हैं, यहां पर देखें, बताइए कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट में क्या है? हाइड्रोजन है, कार्बोहाइड्रेट में और क्या है? ऑक्सीजन है। इतना चीज है ना। अब बताओ, जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो कार्बन आ रहा है ये कहां से आएगा? जहां पर कार्बन सोर्स होगा। तो ये जो कार्बन आ रहा है वो कहां से आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है। अरे बोलो, अरे इतना क्लियर? कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन कहां से आया? कहां से आया? जहां पर हाइड्रोजन अवेलेबल होगा। हाइड्रोजन कहां पर है? वाटर के पास है। तो ये हाइड्रोजन कहां गया? कार्बोहाइड्रेट में गया।
इतना क्लियर हो गया। अच्छा बताइए, अगर ये वाटर जो है ये हाइड्रोजन दे रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो हाइड्रोजन अगर रिमूव होगा इसका क्या होगा, बोलो बोलो, अरे ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड कौन है, H2O, जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा क्या ये डायरेक्ट हाइड्रोजन यहाँ से भाग करके यहाँ चला जाएगा, नहीं भाई ना, ये किसी के साथ जुड़ेगा। जुड़ेगा किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। अच्छा हाइड्रोजन जिस पे जुड़ जाता है उसका क्या होता है, तो मैं कह रहा हूं ये जो कंपाउंड है ये तो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होने में बनता क्या है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। अब आप कहोगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो ऑक्सीजन है ये कहां से आया, क्योंकि ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी है और ऑक्सीजन कहां पर है, वाटर में है। तो मैं आगे एक एक्सपेरिमेंट और पढ़ाऊंगा आगे आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऑक्सीजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन होता है, और जो ऑक्सीजन रिमूव होता है वो वाटर का होता है। किसका होता है, वाटर का। ये अगला एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। बस हमें इतना यहाँ पे समझाना था कि अगर देखा जाए फोटोसिंथेसिस में किसी एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी एक रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर किसी एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन किसी दूसरे का रिडक्शन होता है तो रिएक्शन का नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शन, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तब। ठीक है ना। अगर किसी एक रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो, किसी दूसरे क्या हो, रिडक्शन हो, तो पूरी रिएक्शन क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्लियर है ना इतना, अरे बोलो भाई। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, वाटर का हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगला सेंटेंस जोड़ो ना यार, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिड्यूस होकर क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्लियर हो गया। चलिए फिर तो बताइए आप, वान नील ने आपको क्या बताया, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होती है, और लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस के अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करना है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, तो हमें एक हाइड्रोजन डोनर चाहिए। हाइड्रोजन डोनर वही होगा जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होगा। ठीक है ना। और ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया था इन्होंने, पर्पल एंड द ग्रीन बैक्टीरिया पर किया था। पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे किया था। माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे तो क्या लेंगे, ये बैक्टीरिया भी लेंगे। ठीक है ना। इन दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, अब इन्होंने कुछ एक्सप्रेशन अपना बना लिया समझाने के लिए क्या बनाया उन्होंने, एक्सप्रेशन बनाया है। और एक्सप्रेशन समझते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं है, देखते हैं आगे। देखो एक इक्वेशन इन्होंने बना दी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखा है पर, कार्बन डाइऑक्साइड। लाइट तो प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। प्लस यहाँ पर क्या बन रहा है, ए बन रहा है। अभी ए कहाँ से आया, कह रहे हैं यहाँ पर इन्होंने क्या लिया, H2A, यानी एक ऐसा कंपाउंड इन्होंने लिया जो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। जो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। अच्छा देखो यहाँ पर दो बात आती हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ H2A, तो यहाँ पर H2A दो कंपाउंड हो सकता है। कहीं कहीं पर ये होगा H2O, कहीं कहीं पर क्या होगा, ये H2S होगा। ये तो है ना। तो चेंज क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या है, सल्फर है। तो इन दोनों की जगह हमने क्या रख दिया, ए रख दिया, केवल ये पता करने के लिए कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान रिमूव हो रही है वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है या वाटर से आती है। तो अगर मैंने H2A की जगह पे वाटर लिया होगा तब कुछ रिएक्शन और हो जाएगी, और अगर H2S लिया होगा तो रिएक्शन कुछ क्या होगी, और होगी। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पर, यहाँ बताइए इन दोनों रिएक्टेंट में कौन सा रिएक्टेंट है जिसका ऑक्सीडेशन होगा, H2A का। क्यों, क्योंकि यही क्या करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। तो जो हाइड्रोजन को डोनेट करेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन अगर डोनेट करेगा तो कोई ना कोई एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट कौन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेप्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। बोले, जब कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। अरे बोलो, तो बचा हुआ ये ए कहाँ गया, कह रहे ए तो फ्री हो जाता है। ए क्या हो जाता है, फ्री। देखो यहाँ पे ए क्या हो गया, फ्री हो गया।
ये क्या हो गया, फ्री हो गया। तो क्या मुझे यहाँ पे दिखा कि अगर मैं एक ऐसी रिएक्शन लिख रहा हूँ फोटोसिंथेसिस की जिसमें हमें क्लियर दिख रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और जो H2A होता है वहां से हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है, और जो A होता है वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। अब यहां पर A पर अगर O होगा तो O फ्री होगा। इसका मतलब जो ऑक्सीजन इवाल्व होती है वो कहां से आती है, वाटर से आती है। अगर यहां पर H2 मैं S ले लूंगा तो यहां पर क्या फ्री मिलेगा, आपको S मिलेगा। क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं। इन ग्रीन प्लांट, मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर, ग्रीन प्लांट की बात करता हूं। H2O वेरी वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर। वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन डोनर होता है। अगर ग्रीन प्लांट है तो हाइड्रोजन डोनर कौन होगा, H2O होगा, वाटर होगा। अगर जो हाइड्रोजन डोनर होगा, जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन डोनर होगा उसी का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड इज ऑक्सीडाइज टू द ऑक्सीजन, एंड इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन। यानी जब वाटर क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा, जब अपना हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा तो देने के बाद इस पूरे कंपाउंड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बोलो, ऑक्सीडेशन होगा तो यहां से क्या फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो वाटर ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद क्या फ्री करता है, ऑक्सीजन को फ्री करता है। तो जो ऑक्सीजन रिमूव होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कहां से आती है, कहां से आती है, वो वाटर से आती है। क्या कह रहे हैं, हाँ कहां पे जाएगा, O2 बनाएगा। अरे यहाँ पे जोड़ लो ना यार, जरूरी है एक ही, जरूरी है कि एक ही वाटर टूटेगा, बहुत सारे टूटेंगे ना। अगर मैंने यहाँ पर एक मालिक्यूल लिया है वाटर का, अगर मैंने यहाँ पर वाटर केवल एक मालिक्यूल लिया है तो आगे चल के कुछ आपको ऐसे बन जाएगा। ऑक्सीजन का एक क्या है यहाँ पर, एटम होगा। अगर यहाँ पर मैं दो ले लूँगा मालिक्यूल, अब कितने ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर दो होंगे। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा O2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये O2 बन जाएगा। क्लियर है ना। तो बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं ग्रीन प्लांट के अंदर हाइड्रोजन डोनर, या जो हाइड्रोजन डोनर होगा उसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं पूछ सकता हूं इसी चीज को अलग अलग टर्म में कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड कौन है, वो कौन सा रिएक्टेंट है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, वाटर का। वो कौन सा रिएक्टेंट है जो हाइड्रोजन डोनेट करता है, वाटर। क्लियर हो गया। तो ये हो गया ग्रीन प्लांट के अंदर क्या होगा, H2O होगा जो कि हाइड्रोजन डोनर होगा, और H2O ऑक्सीडाइज होने के बाद में क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन। यहाँ कह रहे हो, यहाँ कह रहे हो, हाँ मेरे भाई यहाँ पर एक थोड़ा समझ लो, आप कन्फ्यूज ना हो। ये जो रिएक्शन लिखी है बैलेंस रिएक्शन नहीं है, ये एक एम्पेरिकल फार्मूला लिखा हुआ है। क्या आपको ग्लूकोज इस फॉर्म में दिखता है, ये तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक एम्पेरिकल फार्मूला है ना। यहाँ पे मैंने बैलेंस नहीं किया। बैलेंस करना चाहोगे तो अभी बैलेंस आप ऐसे करोगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12H2O ना, फिर ग्लूकोज का 1 मालिक्यूल बनेगा, ऑक्सीजन के 6 मालिक्यूल बनेंगे, और 6 वाटर क्या होगा यहाँ से रिमूव होगा। पूरा तो यही रिएक्शन है ना। तो ये बैलेंस रिएक्शन जो अब मैंने लिखा वो क्या है, बैलेंस रिएक्शन। जो पहले लिखी है वो क्या है, बैलेंस रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पर आप अब अगर मैं ऐसे केवल लिख देता कि ये ऑक्सीजन का है तो आपका तो सजी ये तो ऑक्सीजन के एटम है ना, तो आपको मालिक्यूल समझ में ना आता। इसलिए समझाने के लिए उन्होंने केवल क्या लिखा है, ऐसे बैलेंस करोगे आप सब कुछ आपको क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो केवल क्या लिखा है यहाँ पर, एम्पेरिकल फार्मूला लिखा है आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है ना, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सम ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिलीज द ऑक्सीजन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन रिमूव नहीं करते हैं। अब फिर से बताइए, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस कहाँ से आती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से रिमूव होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर से, वाटर से। अब वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हाइड्रोजन डोनर वाटर नहीं होता होगा वहां पर ऑक्सीजन रिमूव नहीं होगी। क्लियर है ना। तो अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें हाइड्रोजन डोनर वाटर नहीं है तो कुछ ना कुछ तो हाइड्रोजन डोनर होगा ना, तभी तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो वहां पर क्या होता है, H2S होता है। व्हेन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड
इज द हाइड्रोजन डोनर। हाइड्रोजन डोनर अब क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। कहां पर होता है, फॉर द पर्पल एंड द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। किसने काम किया था इस पर, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे किसने काम किया था, अर्वानील ने काम किया था। द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज द सल्फर आर द सल्फेट। जब ये H2S ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद में यहां पे बताओ, H2S जब ऑक्सीडाइज्ड होगा तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, हाइड्रोजन का रिमूव होना। जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड से चला जाएगा, बचेगा क्या, सल्फर बचेगा, या सल्फर से बना हुआ कंपाउंड बनेगा, यानी कि जैसे कि सल्फाइड बनेगा। ठीक है ना, अरे बोलो। तो मैं कह सकता हूं कि जब H2S ऑक्सीडाइज्ड होगा या हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, क्या फ्री होगा, फ्री होगा सल्फर या सल्फेट फ्री होगा, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिजम्स एंड नॉट द ऑक्सीजन। कुल मिला के बाद इतनी समझनी है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर हाइड्रोजन डोनर क्या है, H2O है। मैं हाइड्रोजन डोनर लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा यहां पर हाइड्रोजन डोनर। अब हाइड्रोजन डोनर, जो डोनर होगा उसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा उसका, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब होता है हाइड्रोजन को रिमूव करना। अगर आपने H2O में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला कोई ना कोई होगा, कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से क्या फ्री होगा, ऑक्सीजन। तो अगर हाइड्रोजन डोनर वाटर है तब पूरी प्रोसेस चलने के बाद कौन सी गैस रिमूव होगी, ऑक्सीजन। ठीक है ना। और अगर हाइड्रोजन डोनर क्या है, H2S है, क्या है, H2S है, तो कौन सी गैस यहां पे फ्री होगी, सल्फर या सल्फर से बने हुए कंपाउंड जैसे कि सल्फेट। क्लियर हो गया। अच्छा बताओ मुझे कि ये हाइड्रोजन जाएगा कहां पर, ये जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद क्या बनाएंगे, ये कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। तो इनका अगर ये जुड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। कौन सी गैस रिमूव हो रही है रिएक्शन में, ऑक्सीजन या सल्फर, ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन डोनर कौन होता है। क्लियर हुआ। अगर हाइड्रोजन डोनर कौन है, वाटर है, तो कौन सी गैस रिमूव होगी, ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन डोनर कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो कौन सी गैस रिमूव होगी, सल्फर या सल्फेट। इतना क्लियर हुआ। अब मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन डोनर वाटर कहां होता है, ग्रीन प्लांट में। कहां होता है, ग्रीन प्लांट के अंदर। जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन डोनर कौन है, वाटर है। क्लियर। H2S हाइड्रोजन डोनर कहां होता है, करें कि पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नाम में ही छुपा हुआ इनके क्या, सल्फर। सल्फर मतलब ये सल्फर को इवॉल्व कर रहे हैं। अब एकदम सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन ये होगा, आपसे पूछेगा कि ग्रीन प्लांट के अंदर हाइड्रोजन डोनर कौन है, वाटर है। और अगर हाइड्रोजन डोनर वाटर है तो कौन सी गैस रिमूव होगी, बोलो बोलो बोलो, O2 रिमूव होगी। और अगर H2S हाइड्रोजन डोनर है तो कौन सी गैस रिमूव होगी, सल्फर या सल्फेट। कहां पर, पर्पल एंड द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और वाटर कहां होगा हाइड्रोजन डोनर, ग्रीन प्लांट में। तो आप इतना अंडरलाइन करो, पहले जहां मैं लिख रहा हूं उतना अंडरलाइन करो। आप पहले आप अंडरलाइन करो ग्रीन प्लांट, और ग्रीन प्लांट के अंदर हाइड्रोजन डोनर कौन होता है, वाटर होता है। अंडरलाइन कर लिया, एक मिनट बस, एक मिनट। तो कौन सी गैस रिमूव हो रही है, O2 ना। अगला, पर्पल एंड द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर बताओ हाइड्रोजन डोनर कौन होगा, H2S होगा। तो कौन सी गैस रिमूव होगी, सल्फर या सल्फेट रिमूव होगा। बस एक मिनट, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहां बताओ, इस इक्वेशन बताओ, अगर H2S की जगह पे मैं क्या रख दूं, H2O रख दूं, तो यहां पे कौन सा A रिमूव होगा, ऑक्सीजन। और अगर मैं यहां पर H2S रख दूं तो यहां पर क्या रिमूव होगा, सल्फर। ठीक है ना। बाकी तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब बताओ, यही रिएक्शन साइनोबैक्टीरिया के भी लागू, हाँ साइनोबैक्टीरिया भी लागू होगी, क्योंकि क्या आएगा, वहां पर नाइट्रोजन रिमूव होता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर।
अरे नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब वो पूरी अलग प्रोसेस है, वो अलग। साइनोबैक्टीरिया भी जो होता है वो एक यू बैक्टीरिया के अंदर आता है। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी ऑक्सीजन इवाल्व करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तब वहाँ पे आपने कहा था कि ग्रीन प्लांट के जैसे इनके पास क्लोरोफिल ए होता है और वो भी ऑक्सीजन इवाल्व करते हैं। ऑक्सीजन निकल रहा है तो कौन सी रिएक्शन चलेगी वहाँ पर? ये वाली H2O कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाली चलेगी। नाइट्रोजन निकालते नहीं हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फिक्स करने का मतलब क्या होता है? फिक्स करने का मतलब होता है नाइट्रोजन को पकड़ कर किसी के साथ में जोड़ देना। नाइट्रोजन कहाँ पर है? नाइट्रोजन, देखो पूरा वर्ड समझो, क्या नाम है उसका? नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्स करने का मतलब क्या होता है? किसी के साथ में किसी को जोड़ कर रखना, वही तो क्या होता है? फिक्स होता है ना। तो मैं कह रहा हूं नाइट्रोजन है कहां पर? नाइट्रोजन कहां पर है? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। कहां पर? और प्लांट जो होता है उसकी दिक्कत यह है कि प्लांट जो होता है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब, प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कहां से करता है? सॉइल से करता है। और सॉइल में नाइट्रोजन की क्या है? कमी है। अब होता क्या है, मान लेते हैं कोई प्लांट है और ये प्लांट होगा तो सॉइल में ही होगा, इसकी ये रूट्स हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन कहां पर है? एटमॉस्फेयर में है। तो कुछ ऐसा कनेक्शन जोड़िए ताकि एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो कहां तक आ सके? सॉइल तक आ सके। अब यहां पर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रूट के अंदर होते हैं ना, तो उनके पास सिस्टम होता है। करते क्या है वो, ये डायरेक्ट ये जो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा या जो भी आपके पास है यहाँ पर बैक्टीरिया मान लेते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट नहीं, ये जो ऑर्गेनिजम्स होगा इसके पास कैपेसिटी होती है, ये क्या करता है? डायरेक्टली एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये नाइट्रोजन हो गया, इसके साथ में ये हाइड्रोजन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? हाइड्रोजन को। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ने के बाद बनाते क्या है? अमोनिया। क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। अरे बोलो यार। तो जब भी आप पढ़ोगे, अब आपके पास एक चैप्टर कट चुका है मिनरल न्यूट्रिशन, नहीं मैं आपको पढ़ाता कि जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट आयन। किस फॉर्म में? नाइट्रेट, या कह सकते हैं वो अमोनियम आयन के फॉर्म में, सॉरी अमोनियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। तो अमोनियम आयन क्या होता है? NH4 पॉजिटिव होता है। तो बने कैसे अमोनिया? अमोनियम आयन अगर बनाना है आपको तो आपको नाइट्रोजन चाहिए, और क्या चाहिए आपको? हाइड्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन कहां पर है? एटमॉस्फेयर में। लेकिन प्लांट डायरेक्टली से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो करने के लिए सिस्टम बैठा है कौन? बैक्टीरिया। ये करता क्या है? नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये कुछ रिएक्शन चलाएगा जिसमें क्या बनेगा? अमोनियम बनेगा। और ये अमोनियम आयन अब सॉइल से क्या हो जाएगा? ये एब्जॉर्ब होकर कहां जाएगा? प्लांट के अंदर जाएगा। और इसी अमोनियम आयन से हम फिर अमीनो ग्रुप निकालेंगे। कौन सा ग्रुप निकालेंगे? अमीनो ग्रुप। और अमीनो ग्रुप निकालने के बाद में हम क्या बनाएंगे? इसे अमीनो एसिड बनाएंगे। और एमिनो से क्या बनेगा? फिर प्रोटीन बनेगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक अलग प्रोसेस है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक अलग प्रोसेस है। फिक्सेशन का मतलब होता है किसी के साथ में किसी को जोड़ देना। नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन को जोड़ करके हम ये कंपाउंड बना रहे हैं। क्लियर हो गया? यहां पे जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? फोटोसिंथेसिस है। यहां पर भी फिक्सेशन हो रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है? फिक्सेशन। आगे मैं लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी कहती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर के कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर के क्या बना रहा है? कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। तो मुझे बताओ ना यार कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कौन ऐसा कंपाउंड जो फिक्स हो रहा है जिससे कार्बोहाइड्रेट बन रहा है? तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में फिक्सेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का हो रहा है, जिससे बन क्या रहा है? कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। और कौन सी गैस निकल गई? बोलो। तो फिक्सेशन का मतलब होता है किसी के साथ में किसी को जोड़ना। अब इसी चैप्टर में ये वर्ड साफ साफ लिखा रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, ठीक है, बढ़िया। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलिए। कह रहे हैं हेंस ही इन्फर्ड दैट ऑक्सीजन इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट कम फ्रॉम द वाटर। किसने कहा? वान नील ने कहा कि जो ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कहां से आता है? वाटर से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी वो क्या है? ऑक्सीजन है। और वाटर के पास भी क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि ऑक्सीजन कहां से आता है, तो इसको कंफर्म किसने किया था? वान नील ने। इन्होंने कहा कि जो भी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है ये कहां से आती है? वाटर से आती है। इसको अभी और भी हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बात वही आती है, जब भी कोई साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो दूसरे साइंटिस्ट क्या करते हैं? उसका अपोज करते हैं कि भाई जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं है। तो कोई दूसरा सपोर्टर आता है,
वो अपना भी क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर दिखाता है कि भैया देख लो जो भाई साहब कह के गए हैं वो बात क्या है, सही है। और यही सेम अगर देखा जाए तो ट्रेंड आपको जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर करने में भी लगा था। जब आपने कहा था कि जेनेटिक मटेरियल क्या आपके पास है, डीएनए है या क्या है, तो अनइक्विवोकल प्रूफ हर्षे चेंज ने किया था। बायोकेमिकल नेचर किसने डिस्कवर किया था, कोई बताएगा मुझे? हाँ, एवेरी, मैकलियार्ड एंड मैकार्टी, अम्मा ने किया था। अम्मा बोले तो एवेरी, मैकलियार्ड, मैकार्टी। ये तो हिंदी वाला अम्मा हो गया। मॉम लिखना है तो मॉम लिख लीजिए, MAM, मॉम, मैम हो गया, मॉम नहीं मैम, जो भी बोल दो आप। नहीं फिर ये ज़्यादा अच्छा है, अम्मा याद रखो, नाम सही रहेगा ना। अवेरी, मैकलियार्ड, मैकार्टी, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। और ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? ग्रिफिथ ने 1928 में। ठीक है ना? मेरा टिक लग रहा है, मेरा टिक लग रहा है मतलब मेरा काम चल रहा है, मतलब मैं टिक लगा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आपको इंपॉर्टेंस आ सकता है। आधा लगा लिए, आधा शाम तक लगा देंगे, तो मैं आपको पूरी यूनिट हो जाए और मैं मैथ्स करा लूँ सारा PYQ से। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर आपको बार बार रिवाइज। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बताने के बाद आप सब छोड़ दो, नहीं, मैं कहूँगा इसे आपको बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। मौका मिलेगा तो आप पूरा चैप्टर अगर एक बार पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा है। चलो ठीक है, अगला कह रहे हैं दिस वाज लेटर प्रूव बाय। दिस वाज मतलब है कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वाटर से आती है। इसे बाद में प्रूव किया गया बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक। किससे प्रूव किया गया? और ज़्यादा रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से क्या किया गया? इसे दोबारा फिर से प्रूव किया गया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो कहां से आती है? वाटर से ही आती है। द करेक्ट इक्वेशन दैट वुड रिप्रेजेंटेड द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिफर्स टू एज। भाई साहब अब देख लो, 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, 12 क्या आपके पास है? हाइड्रोजन है, सॉरी वाटर है, तो ग्लूकोज से कितना मॉलिक्यूल बन रहा है? 1 मॉलिक्यूल बन रहा है। 6 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जा रहे हैं और 6 क्या बन रहा है? ऑक्सीजन बन रहा है। ये फोटोसिंथेसिस की पूरी बैलेंस इक्वेशन होती है। इतना क्लियर? अच्छा, यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आपने लिया है? क्योंकि ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं? 6 होते हैं। और 6 कार्बन कहाँ से आएगा? आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड से ही आएगा ना, इसलिए हमें कितना लेना पड़ा यहाँ पर? 6। बाकी बैलेंस करेंगे तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर दिखाई देगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अरे बोलोगे? चलिए अब यहाँ पे एक बात आती है, एक साइंटिस्ट का नाम लिख लीजिए। साइंटिस्ट का नाम है रूबेन कॉमेन एंड द हासिद। रूमेन एंड कॉमेन, रूमेन रूमेन, अगला आपका नाम है रूबेन है, सॉरी रूबेन, हाँ रूबेन है, हासिद है एंड कॉमेन है। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से पता लगाया था कि कौन कहाँ से आता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर कुछ मुझे लिखना है, वो आप भी लिखिएगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आपको पता होगा कि जो ऑक्सीजन होते हैं उसके 2 आइसोटोप होते हैं, पता है आपको? एक क्या होता है? एक होता है 16 वाला। एक ऑक्सीजन कैसा होता है आपके पास? 16 का होता है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? एक्टिव होता है। तो इसमें से रेडियो एक्टिव कौन है? 18 वाला। ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ था वो कौन सा था? 16 वाला। कौन सा था? 16 वाला था। वाटर के अंदर जो इस्तेमाल किया गया वो कौन सा था? 18 वाला था। क्लियर है ना? अब इसके बाद पता चला कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में 16 वाला आया, वाटर के अंदर 16 वाला आया, और जो ऑक्सीजन इवाल्व हो रहा था वो 18 वाला आया। ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो जहाँ पे जाएंगे वो अपना छोड़ के जाएंगे, हाँ हम यहाँ पे थे और यहाँ से आ गए हैं। लिख लिया आपने? अरे बोलो। 16, 16, 18, ठीक है, चलिए बढ़िया है। बताइए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है ये कहाँ गया? कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन कहाँ पर गया? कार्बोहाइड्रेट में गया, और कहाँ गया? वाटर में गया। ठीक है ना? लेकिन जो वाटर वाला ऑक्सीजन था वो कहाँ गया? वही तो इवाल्व हुआ।
क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये 16 नॉर्मल ऑक्सीजन होता है और ये आपके पास होता है रेडियो एक्टिव। तो नॉर्मल वाला जहाँ जाएगा हमें पता चल जाएगा उसके मॉलिक्यूलर वेट से, और जहाँ पर 18 वाला जाएगा वो भी हमें पता चल जाएगा ना। इसलिए क्या इस्तेमाल किया गया था, रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी मदद से हमने ये पता किया कि जो ऑक्सीजन इवाल्व होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कहाँ से आती है, वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। इससे पहले भी इसे किसी ने बताया था, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर से आती है। किसने पहले बताया था, पहले बताया वान नील ने, उसके बाद में फिर से उसे दोबारा से प्रूव किया गया किसकी मदद से, रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से, ताकि सबका मुंह क्या हो जाए, बंद हो जाए। और किसने ये इस्तेमाल किया था, रूबेन, हासिद एंड द कॉमेन ने किया था। इतना क्लियर, क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो C6H12O6 है वो क्या है, ग्लूकोज है। ये तो आपको पता ही होता है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। किसी को अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों के चैप्टर में आपको ग्लूकोज का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम ग्लूकोज बना रहे हैं, वहाँ पर हम ग्लूकोज क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है ना। अगला, ऑक्सीजन रिलीज इज फ्रॉम द वाटर। ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर से आता है। दिस वाज प्रूव यूजिंग द रेडियो आइसोटोप टेक्निक, ये प्रूफ हो चुका है। अगला, नोट दैट दिस इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन बट डिस्क्राइब एज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। आपने जो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी है, आपको लग रहा होगा ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, लेकिन ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा क्या होता है, ये एक पाथवे टाइप का चलता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। इस रिएक्शन को देख करके आप ना बताइएगा कि हाँ ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। अगला, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर एज द सबस्ट्रेट आर यूज इन द इक्वेशन गिवन बिलो। ये आपके लिए होमवर्क है, आप पता कर लीजिएगा कि यहाँ पर वाटर 12 क्यों इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना। हाइड्रोजन हमें चाहिए था 12 ना, तो हमें तो 12 लेना पड़ेगा, 12 गुना 24 भी है। कुछ हमने वाटर क्या किया है, फिर निकाल भी दिया है, और ऑक्सीजन भी हमें तो चाहिए था, ठीक है ना। तो ये कुछ जनरल सी बातें थी जो आपने पढ़ लिया है एज अ अर्ली एक्सपेरिमेंट के रूप में। तो अभी तक आपने टोटल कितने एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए बताओ, सब मिला करके। कुछ नो आपने पहले पढ़ा था कि आप क्या जानते हो, जहां पर आपने पढ़ा था एक वेरीगेटेड लीफ के बारे में पढ़ा था, नहीं वो मोल का था, नहीं था, बैरिगेटेड लीफ पढ़ा था, और एक पढ़ा था आपने एक लीफ लिया था जिसको पार्सली कवर कर दिया था आपने ब्लैक पेपर से, ठीक है ना। तो जो जहां पर ग्रीन पार्ट था वहां पर स्टार्च का जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आता था, जहां पर ब्लैक था वो निगेटिव आता था। फिर इसी से जुड़ा था एक एक्सपेरिमेंट और जिसको आपने नाम दिया था मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, जहां पर आपने KOH का इस्तेमाल किया था कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए। मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है। फिर आपने एक बार फटाफट आप रिवाइज करो। सबसे पहला आपने जोसेफ प्रेस्ले, दोबारा इंजन हॉज, उसके बाद फिर नहीं भाई, फिर जूलियस वॉन सैक, उसके बाद फिर TW एंगलमैन, उसके बाद फिर आते हैं वान नील आते हैं। वान नील के बाद में लास्ट में आते हैं ये रोमन, हासिद और कॉमन। क्लियर हो गया। अब ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। क्लियर है ना। एक क्वेश्चन आपको अगर मिलेगा तो मिल सकता है अर्ली एक्सपेरिमेंट से, आ सकता है, ठीक है ना। अगला, वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। अब कहाँ होती है मतलब ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूं एनिमल करता है या प्लांट करता है, तो आप कहोगे प्लांट में होता है। तो मैं पूछूंगा प्लांट में कौन करता है, आप बताओगे लीफ करता है। कौन करता है, हाँ करेंगे, क्यों करेंगे, उनके पास पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है उनके पास, है ना। वो रेड और ग्रीन क्यों हो गए, रेड क्यों हो गए, ब्राउन क्यों हो गए, उनमें कुछ पिगमेंट प्रीडोमिनेंट होते हैं। तो प्रीडोमिनेंट पिगमेंट की वजह से क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। बाकी सब फोटोसिंथेसिस करते हैं, सारे के सारे क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। बताओ प्लांट करेगा फोटोसिंथेसिस या एनिमल, प्लांट करेगा। प्लांट में कौन सा प्लांट, सूखा प्लांट, ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट, हरा भरा।
प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीफ में। कौन सा स्ट्रक्चर है जो कर देगा? लीफ करेगा। या इसके अलावा जितने भी ग्रीन पार्ट होंगे, जैसे आपने देखा जो छोटे प्लांट होते हैं उनके स्टेम भी क्या होते हैं? ग्रीन। तो जो ग्रीन पार्ट होगा वहीं पर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है उसका जो स्टेम होता है वो ब्राउन होता चला जाता है ना, तो वो तो नहीं करेगा। लेकिन जो यंग प्लांट होते हैं, देखा पूरा आपने कि पूरा का पूरा उनकी बॉडी होती है हरी होती है ना। अगर छोटा सा अभी बेबी प्लांट है तो अभी वो पूरा का पूरा क्या होता है? ग्रीन होता है। तो जो ग्रीन पार्ट होता है वही क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है ना इतनी बातें। अगली बात, आपने कहा ग्रीन लीफ में होता है। अब लीफ में कहाँ होगा? लीफ में सेल होती हैं। क्या होती हैं? सेल होती हैं। और सेल जो होती हैं वो जुड़ के 3 टाइप के टिश्यू बनाती हैं। प्लांट में 3 टाइप का टिश्यू होता है। एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और एक होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो मेनली आपके पास जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेल होती हैं वो होती हैं आपके पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और लीफ में जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है वो बनाता है मीजोफिल सेल। क्या बनाता है? तो मेनली जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर। कौन सा सेल? मीजोफिल सेल। अब मैं पूछूंगा सेल में फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? क्या पूरी सेल, क्या प्लांट का जो प्लांट की सेल है क्या पूरी सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है? नहीं, एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनाइज करता है और उसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो मैं आपसे पूछूंगा क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है? अब मैं यहां से डिवाइड कर दूंगा आपको कि फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन है, एक लाइट रिएक्शन है, एक डार्क रिएक्शन है। तो लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है, डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है, ये आगे हम पूरी बात करेंगे। फिलहाल अभी मेरे पास इतना क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है तो आपसे आप क्वेश्चन कहोगे, क्वेश्चन आप आंसर दोगे, कह रहे हैं यू वुड ऑफ कोर्स आंसर। अगर एनसीईआरटी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है तो आप तुरंत आंसर दोगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? ग्रीन लीफ में होती है। ठीक है ना। आर इन द क्लोरोप्लास्ट, या कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में होती है। दोनों की बात क्या है? सही है। ठीक है ना। बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर रीड इन द चैप्टर नंबर 8, वही सेल वाला चैप्टर है। अगर आपको सेल वाला चैप्टर याद होगा तो उस नॉलेज के बेसिस पे आप कह सकते हो कि आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ग्रीन लीफ में होता है। किसी को और ज्यादा नॉलेज होगा तो बता देगा क्लोरोप्लास्ट में होता है। दोनों बात सही है। लीफ वो ऑर्गन है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनेल्स है जहां पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है ना। अरे भाई लीफ एक ऑर्गन है ना। तो अगर कोई आपसे इसे पूछ ले कि बताओ कौन सा प्लांट के अंदर ऑर्गन है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, तो आप बताओगे ऑर्गन का नाम क्या है? ये तो ऑर्गन हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल में वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या हो गया आपके पास? ये हो गया सेल ऑर्गेनील हो गया। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए यहाँ पर कि ऑर्गन पूछा जाए तो ग्रीन लीफ बता सकते हो, सेल ऑर्गेनील पूछा जाए तो क्लोरोप्लास्ट। कह रहे हैं कि यू आर डेफिनेटली राइट। दोनों बात क्या है? सही है। ठीक है ना। अगला, फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन द ग्रीन लीफ ऑफ द प्लांट बट इट डज सो आल्सो इन द अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो कहने का मतलब केवल इतना है, फोटोसिंथेसिस कहां होगा? ग्रीन। जहां पर ग्रीन होगा वहां पर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। लीफ ग्रीन है तो लीफ में तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ में अगर प्लांट का कोई पार्ट ग्रीन है तो वहां पर भी क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होता है। इतना क्लियर हो गया। और एक प्रॉपर्टी आप समझ लिए, कभी आपने पढ़ा होगा प्लास्टिड, पढ़ा है ना। प्लास्टिड के अंदर 3 होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये तो होता है ना। ये जो प्लास्टिड होते हैं ये आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये आपस में क्या होते रहते हैं? कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्लांट में छोटा बच्चा है तो पूरा का पूरा पूरी की पूरी बॉडी क्या है उसकी? पूरी की पूरी बॉडी क्या है उसकी? है ग्रीन है ना। तो उसके पास कौन सा प्लास्टिड था? क्लोरोप्लास्ट था। फिर मैंने कहा प्लांट बड़ा हो गया, उसका वही स्टेम जो पहले ग्रीन था अब क्या हो गया? ब्राउन हो गया। इसका मतलब अब क्या हो गया? वहां से क्लोरोप्लास्ट जो था वो कन्वर्ट हो गया होगा। किसमें कन्वर्ट हो गया? अगर कोई दूसरा कलर आ रहा है तो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर वो स्टोरेज के लिए आ गया, कलर कोई नहीं आ रहा है तो ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन यू नेम सम अदर पार्ट व्हेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस में अकर्स? क्या आप बता सकते हो कि कोई और पार्ट है जहां पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है? स्टेम। लेकिन कैसा स्टेम होना चाहिए? वो ग्रीन स्टेम होना चाहिए ना। बोलो। ठीक है ना। आगे, अच्छा क्या फ्लावर का कोई स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो सकती है?
कौन सा? सेपल हो सकता है ना। सेपल भी कैसा होता है? ग्रीन होता है, तो उसके अंदर भी क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। You would recollect from the previous unit that the mesophyll cell in the leaf, कौन सी सेल है? Have a large number of the chloroplast. किस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज़्यादा होता है? मेसोफिल सेल। अगर आपको याद होगा, जब आप सेल वाले चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट का नंबर इन अ सेल, एक सेल में कितना क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। तो आपको दो वहाँ पे सेल बताई गई थी। एक बताया गया था क्लेमाइडोमोनास, जो एक सेल का होता है, यूनिसेलर होता है, ग्रीन एल्गा होता है। अगर कभी आपने पढ़ा होगा तब पढ़ा है ना। हाँ, तो उसमें एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट था। वहीं पर लिखा था दूसरी सेल मेसोफिल सेल, जिसकी एक सेल के अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लिखिए, हाँ नंबर भी आता है। यहाँ पर लीफ है, लीफ में कौन सी सेल है? मेसोफिल सेल है, और मेसोफिल सेल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए कि किस सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है? किस ऑर्गन के अंदर हो रही है? प्लांट के किस ऑर्गन में? लीफ में। किस सेल में? मेसोफिल सेल। किस सेल ऑर्गेनील में? अब क्लोरोप्लास्ट में और कहां होगी वो देखते हैं। नेक्स्ट आगे, यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। कह रहे हैं कि सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट अपने आप को ऐसे अरेंज करता है ताकि उसे ऑप्टिमम लाइट मिल सके। ठीक है ना। सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो अपने आप को ऐसे अरेंज करता है ताकि उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट क्या हो सके? मिल सके। अब दो कंडीशन याद रखिए, जैसे इस वक्त फिलहाल विंटर सीजन चल रहा है, तो बताओ इस वक्त लाइट ज़्यादा अवेलेबल है या कम? बहुत कम है। लाइट कभी कभी आती ही नहीं है, आती है तो इंटेंसिटी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। अब उस कम लाइट की इंटेंसिटी में भी तो प्लांट चाहेगा क्या करे? वो फोटोसिंथेसिस करे ताकि वो सरवाइव करे। अरे बोलो। अब यही जब समर आता है तो समर सीजन में क्या होता है? लाइट ज़्यादा टाइम के लिए भी मिलती है, साथ साथ उस वक्त उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा भी होती है। तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तभी दिक्कत है। हो सकता है कि क्लोरोप्लास्ट ही क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए, या उसके अंदर जो पिगमेंट्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाए, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी? नहीं होगी। तो करता क्या क्लोरोप्लास्ट? सेल के अंदर अपने आप को ऐसे एडजस्ट करता है ताकि वो लाइट की आने वाली इंटेंसिटी क्या कर सके? अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सके। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे यहाँ बढ़ते हैं। कह रहे हैं व्हेन डू यू थिंक द क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइन विथ देयर फ्लैट सरफेस पैरेलल टू द वॉल? व्हेन वुड दैट बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइन? अब यहाँ पर तीन कंडीशन है। एक का नाम होता है पैरास्ट्रॉफ, एक का नाम होता है एपिस्ट्रॉफ, और एक का नाम होता है एपोस्ट्रॉफ। ठीक है ना। लाइट की कंडीशन है, अगर लाइट हाई लाइट कंडीशन है यानी हाई इंटेंसिटी के फॉर्म में आती है तो क्लोरोप्लास्ट अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेता है। अगर लो लाइट इंटेंसिटी आती है तो क्लोरोप्लास्ट आपको ऐसे अरेंज कर लेता है, और अगर मॉडरेट लाइट है तो आपको क्लोरोप्लास्ट पूरी सेल में दिखाई देगा। तो ये तीनों कंडीशन आप बना लीजिए। हाई लाइट इंटेंसिटी आती है तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो वॉल के पैरेलल होता है, बोले तो पैरास्ट्रॉफ। क्लोरोप्लास्ट वॉल के क्या होता है? पैरेलल। कुछ पूछना था क्या? जूम कर दें? इतना दिखाई दे रहा होगा भाई, कोई बात नहीं है, लिख लीजिए आप। हाई लाइट इंटेंसिटी होती है तो क्लोरोप्लास्ट वॉल के क्या होता है? पैरेलल होता है। लो लाइट इंटेंसिटी होती है तो क्लोरोप्लास्ट होता है वो वाल के परपेंडिकुलर हो जाता है। ये है वाल, ये वाली, इस वाल के परपेंडिकुलर। हाँ
अच्छा हाँ ठीक है भाई, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जो बना रहा हूँ, ये सेल है, ये जो है ये सेल है, कौन सी सेल है? मीजोफिल सेल है, ठीक है ना, लिख लो। चलो क्वेश्चन पूछ ही लिया है, ये है मीजोफिल सेल। अब इसकी ये क्या हो गई? ये वाल हो गई, ठीक है ना। अंदर जो बना हुआ है ये ग्रीन कलर का, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। तो जब हाई लाइट इंटेंसिटी होती है तब क्लोरोप्लास्ट करता क्या है? वाल के पैरेलल आ जाता है, वाल के पैरेलल, ठीक है ना। जब लो लाइट इंटेंसिटी होती है तो ये वाल के कैसे होता है? परपेंडिकुलर। मॉडरेट लिखा गया, मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, बीच वाला है, ठीक है ना। अगला, मॉडरेट जब लाइट होगी तो ये पूरे सेल में क्या होते हैं? बिखरे हुए होते हैं, ताकि अपना काम कर सकें। चलिए डन गया सबका? चल हाँ ठीक है, ले लीजिए, एक सेकंड ले लीजिए आप। क्या टाइम हुआ? हाँ 12:45, कोई बात नहीं, 1 घंटा भी पूरा पूरा है। हाँ कब पढ़ाए नहीं पूछ इसलिए रहते क्योंकि वो बंद हो गया है ना। हाँ आगे, नेक्स्ट, यू हैव स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्या आपने कभी क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ा है? चैप्टर 8 के अंदर पढ़ा होगा, एक बार उसे रिकॉल कर लेते हैं। विद इन द क्लोरोप्लास्ट दियर इज द मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, और उस मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या क्या होता है? ग्रेना होता है, स्ट्रोमा लैमेली होता है, एंड द मैट्रिक्स बोले तो स्ट्रोमा। यहाँ पे देखो, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर 2 सिस्टम है। एक सिस्टम का नाम होता है मेम्ब्रेनस सिस्टम, और दूसरा जो पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का वो कहलाता क्या है? मैट्रिक्स। यानी अगर क्लोरोप्लास्ट को हम डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा मेम्ब्रेनस सिस्टम, दूसरा क्या होगा? मैट्रिक्स। मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या क्या आता है? ग्रेना आता है, और क्या आता है? स्ट्रोमा लैमेली। बात समझ में आ गई? यानी क्लोरोप्लास्ट जो होता है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ क्लोरोप्लास्ट में कितने पार्ट हैं, आप कहोगे 2 पार्ट है सर। कौन कौन सा पार्ट है? एक है मेम्ब्रेनस सिस्टम, दूसरा क्या आपके पास? मैट्रिक्स, ठीक है ना। मेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन कौन है? 2 लोग हैं, एक आता है ग्रेना, एक आता है स्ट्रोमा लैमेली। इसी मैट्रिक्स को कहते क्या है हम? मैट्रिक्स को कहते क्या है हम? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है ना। अगला करें, दियर इज अ क्लियर कट लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। सबका काम क्या हुआ है? बटा हुआ है। मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या करेगा? उसका काम अलग है। स्ट्रोमा क्या करेगा? उसका काम क्या है? अलग है। फिलहाल ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बताइए क्लोरोप्लास्ट के पास कितना मेम्ब्रेन होती है? आउटर मेम्ब्रेन कितनी होती है? 2 मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिज्म क्लोरोप्लास्ट के अलावा कोई और भी है? माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अलावा कुछ और भी है? कोई और भी है जिसके पास 2 मेम्ब्रेन होती है? कोई और है सेल के पास? यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी है जिसके पास 2 मेम्ब्रेन होती है ना। तो केवल 3 ही हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, केवल 3 लोग हैं जिसके पास 2 मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। 2 ऐसे सेल ऑर्गेनिज्म हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस है, एक राइबोसोम हो गया और एक आपके पास हो गया सेंट्रियोल हो गया। एनिमल सेल के अंदर जो कैसी होती है? नॉन मेम्ब्रेनस होती है। बाकी जितने बचे सब सिंगल मेम्ब्रेन। अब सिंगल मेम्ब्रेन में अगर तुम्हें नाम याद होगा तो मैं कभी पढ़ाया था आपको, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। किसी को पता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? हाँ नाम आ रहा है। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेन के होते हैं। अरे याद करो यार, ठीक है ना। तो ये सारे क्या आपके पास सिंगल मेम्ब्रेन के होते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक क्या है? इनर मेम्ब्रेन। फिर अंदर देखते हैं, यहाँ पर पूरा स्पेस दिखता है। यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर का दिखाया गया ये हटा दो, तो जितना भी आपको फ्लूइड दिखता है वो सारा का सारा क्या होता है? स्ट्रोमा होता है। क्या होता है? स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में क्या क्या हो सकता है? राइबोसोम होता है, और क्या होता है? स्टार्च के ग्रेन्यूल्स होते हैं, और क्या होता है? लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं। इसके अंदर आपको याद होगा तो यहां पर बहुत सारे आपके पास क्या होते हैं? एंजाइम्स भी होते हैं ना, एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पर राइबोसोम है तो कौन सा राइबोसोम होगा? यहाँ पर 70S राइबोसोम होगा। इसके अलावा क्या क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना खुद का डीएनए भी होता है? होता है ना, अरे बोलो। हाँ, यहाँ पे से क्या होता है? खुद का अपना डीएनए होता है। कैसा होता है डीएनए? होता है इसका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए।
कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, जैसे कि बैक्टीरिया का होता है। इतना क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। यहां पर जो आपको एक क्वाइल दिख रही है, यहां पर जो एक क्वाइन दिख रहा है, इसका नाम होता है थैलाक्वाइड। एक का नाम थैलाक्वाइड। फिर थैलाक्वाइड जब अरेंज होता है तो बनाता क्या है? ग्रेनम। एक का नाम पूरा ग्रेनम। जब यहां पर एक ग्रेनम ये हो गया, दूसरा ग्रेनम ये हो गया, तीसरा ग्रेनम ये हो गया, तो अगर मैं बोलूं कि पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट में क्या है, तो ग्रेना। क्या है? ग्रेना। और ग्रेना मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, तो बताओ मेम्ब्रेना सिस्टम में क्या आता है? ग्रेना। ठीक है ना? और दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने के लिए क्या होता है? स्ट्रोमा लैमेली। क्या होता है? स्ट्रोमा लैमेली होता है। तो मेम्ब्रेना सिस्टम में और कौन आता है? स्ट्रोमा लैमेली आता है। इतना क्लियर हो गया? ये था आपके पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, जो आपने पहले भी पढ़ा था, एक बार दोबारा से हमने रिकॉल कर लिया ताकि हमें पता चल जाए कि मेम्ब्रेनस सिस्टम कौन होता है और स्ट्रोमा लैमेली कहां पर होता है। ग्रेना क्या होता है, स्ट्रोमा लैमेली क्या होता है, और मैट्रिक्स बोले तो स्ट्रोमा क्या होता है। क्योंकि जो आगे हम प्रोसेस चलाएंगे वो सारे की सारी कुछ ऐसी रिएक्शन होगी जो कहां चलेंगी? मेम्ब्रेनस सिस्टम पे चलेंगी, और कुछ रिएक्शन होगी जो कहां चलेगी? स्ट्रोमा के अंदर। तो आगे जब मैं आपसे कहूंगा कि ये जो रिएक्शन है वो स्ट्रोमा लैमेली में चल रही है या ग्रेना की लैमेली में चल रही है, तो आपके दिमाग में ये वाला फिगर बनना चाहिए कि ये रिएक्शन कहाँ पे चल रही है। और अगर मैंने कहा कि ये फलानी रिएक्शन है और ये स्ट्रोमा के अंदर हो रही है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये रिएक्शन कहाँ हो रही है? यहाँ पर हो रही है। तो अगर जब बताओ प्लास्टिड के अंदर, हाँ प्लास्टिड बोले क्लोरोप्लास्ट, सारे पिगमेंट्स दिखाते हैं हमें, अभी दिखाते हैं, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, आगे बढ़ेंगे दिखाएंगे। इसी थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, हाँ उसके भी अंदर होते हैं। हम ऐसे नहीं बात कर रहे हैं कि ये ऐसा सुपरफिशियल कोई रिएक्शन है, नहीं, बहुत अंदरूनी रिएक्शन चल रही है ना। प्लांट पे लीफ, लीफ में सेल, मेसोफिल, उसके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेन। ये पहले तो डबल मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट। हाँ ये जो क्या नाम है, ग्राना जो है, हाँ इसका भी अलग से मेम्ब्रेन है। हाँ, इसके अलग से मेम्ब्रेन है। ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है ना, ये तो सेल ऑर्गेनीज को कवर कर रहा है। इसके बाद फिर ये जो मेम्ब्रेन है, ये थैलाक्वाइड की एक मेम्ब्रेन ये ऊपर वाली थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन, थैलाक्वाइड कहते हैं। फिर जब ये थैलाक्वाइड अरेंज होगा तो पूरा ऐसा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसका नाम होता है ग्रेनम। इसमें बहुत सारे आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, सबको मिला करके ग्रेना कहते हैं। और एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जुड़ता है, ये स्ट्रोमा लैमेली से जुड़ता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको मेम्ब्रेन टाइप दिख तो रहा होगा ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जनरल सी बातें हैं। द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मेम्ब्रेन सिस्टम का काम क्या है। मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब असलम क्या हुआ भाई? आओ आगे आओ, वहाँ सो रहे हैं, आओ आगे आओ, नहीं आगे तुम आओ, समझ में आएगा। आओ, तुम्हारे चक्कर में जा रहे हैं, तुम अपने चक्कर में जा रहे हो, उनके चक्कर में नहीं जा रहे हो। जल्दी 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 आओ। मेम्ब्रेनस सिस्टम का काम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी। करता क्या है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। ठीक है ना? अगले, एंड आल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एटीपी एंड NADPH। बैठाओ इन्हें भाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेम्ब्रेनस सिस्टम का काम क्या है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है। ठीक है ना? अगली बात आती है, यहीं पर क्या बनेगा? ATP और क्या बनेगा? NADPH भी बनेगा। फिर से क्वेश्चन बनेगा, एक्चुअली में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता कौन है? ये ट्रैप करने हेल्प करता है, यानी अपना सिस्टम बिछा कर रखता है। लाइट को कैप्चर करने का काम होता है पिगमेंट का। किसका होता है? पिगमेंट का। तो पिगमेंट है कहां पर? पिगमेंट इसी मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। तो एक्चुअल में जो लाइट को कैप्चर करने की कैपेसिटी है वो किसके पास है? पिगमेंट के पास है। लेकिन पिगमेंट है कहां पर? मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर है। तो मैं कह सकता हूं जो लाइट एनर्जी को पकड़ने के लिए जो जाल मौजूद है, वो जाल कौन बिछा के बैठा है? मेम्ब्रेनस सिस्टम। लेकिन पकड़ेगा कौन उसे? पिगमेंट पकड़ेगा। तो यहां पर अगला, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपसे पूछूं कि मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या एटीपी बनाएगा? नहीं, इसके अंदर रिएक्शन चलेगी, वो बनाएगी एटीपी ना। मैं लेकिन कह सकता हूं कि जो पूरा अरेंजमेंट बना है वो कहां बना है? मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर बना है। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम पूरा मतलब अरेंजमेंट बना के बैठा हुआ है, और उसका काम हो गया कि वो
उसके अंदर जो बैठे हैं वो क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को कैप्चर करेंगे और रिएक्शन चलाकर क्या बनाएंगे, वो एटीपी बनाएंगे। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मेम्ब्रेनस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो आप बताओगे दो काम है इनका। पहला होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना, पकड़ना, ठीक है ना। लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फिर रिएक्शन चलेगी और रिएक्शन जो चलेगी मेम्ब्रेनस सिस्टम में, उस रिएक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, क्या बनेगा, एटीपी बनेगा और क्या बनेगा, NADPH बनेगा। क्लियर? अरे बोलो। एटीपी NADP बनाने के लिए जो रिएक्शन चलेगी उसका नाम होता है लाइट रिएक्शन। लाइट को जो एब्जॉर्ब करता है उसका काम वो कौन करता है, पिगमेंट करता है। लेकिन ये सब चीज कहां चल रही है, मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर। तो मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूं कि मेम्ब्रेनस सिस्टम किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए और एटीपी और NADP बनाने के लिए। पहला काम हो गया, मेम्ब्रेनस सिस्टम खत्म। आते हैं हम स्ट्रोमा के ऊपर। कह रहे मैंने कहा था कि आपके पास कि स्ट्रोमा में क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स भरे होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स भरे होते हैं। और जब आपने सेल वाले चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था तो आपने कहा था स्ट्रोमा में मौजूद जो एंजाइम्स होंगे वो रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, बोले तो शुगर बनाने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है ना। लिखा है इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर व्हिच इन टर्म फॉर्म द स्टार्च। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रोमा में क्या बनेगा, शुगर, बोले तो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज आपस में जुड़ कर क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा। क्या स्ट्रोमा में डायरेक्टली शुगर बन जाएगा, नहीं, रिएक्शन चलेंगी और रिएक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, शुगर का बनना। तो इनडायरेक्टली बोला जा सकता है कि स्ट्रोमा में क्या बनेगा, शुगर बनने वाला है। लेकिन शुगर ऐसे डायरेक्टली नहीं बन जाएगा बल्कि पूरी रिएक्शन चलाने के बाद शुगर बनेगी। तो शुगर बनाने वाला जो सिस्टम है वो कहां मौजूद है, स्ट्रोमा में मौजूद है। क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि क्लोरोप्लास्ट में जो लाइट रिएक्शन है, सॉरी जो आपके पास मेम्ब्रेनस सिस्टम है, उसका काम क्या है, पहला काम हो गया लाइट को कैप्चर करना। जब तक आप लाइट को कैप्चर नहीं करोगे तब तक शुगर बनने वाली नहीं। लाइट को कैप्चर करना, एटीपी और NADP को बनाना रिएक्शन से। अगला फिर स्ट्रोमा में क्या होगा, कुछ रिएक्शन चलेंगी, एंजाइमेटिक रिएक्शन, जिससे क्या बनेगा, शुगर बनेगा। तो दोनों का काम क्या हो गया, एकदम अलग अलग हो चुका है। आगे कह रहे फार्मर, मतलब पहले वाला जो है मेम्ब्रेनस सिस्टम, कह रहे फार्मर सेट ऑफ द रिएक्शन सिंस दे आर द डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट, यानी लाइट ड्राइवन, ये डायरेक्टली लाइट से चलती है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं क्या है, हम लाइट रिएक्शन कहते हैं या फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं मेम्ब्रेनस सिस्टम और स्ट्रोमा वाले सिस्टम के अंदर कौन सा सिस्टम है जिस पे लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, मेम्ब्रेनस सिस्टम, क्योंकि ये यहाँ पर लाइट क्या हो रही है, ट्रैप हो रही है। और लाइट ट्रैप होने के बाद में क्या चल रहा है, रिएक्शन चल रही है। तो लाइट की मदद से रिएक्शन चल रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, लाइट रिएक्शन। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है, मेम्ब्रेनस सिस्टम में चलती है या स्ट्रोमा में चलती है, ठीक है ना। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन तो चलेंगी, किसकी मदद से चलेंगी, फोटॉन की मदद से, बोले तो लाइट की मदद से चलने वाली है। तो दूसरा रिएक्शन का नाम क्या होगा, लेटर मतलब बाद वाला, आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन। क्या स्ट्रोमा में चलने वाली जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट है, नहीं, वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन आगे क्या लिखा है, बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या था, एटीपी और NADP था। हेंस टू डिस्टिंग्विश द लेटर दे आर कॉल्ड बाय द कन्वेंशन डार्क रिएक्शंस, बोले तो कार्बन रिएक्शन, डार्क रिएक्शन या द कार्बन रिएक्शन। तो मेरे पास दो टाइप की रिएक्शन है, एक है लाइट रिएक्शन और एक है आपके पास डार्क रिएक्शन। अब मुझे बताओ आप, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन है जो अंधेरे में चलती है, अंधेरे में कोई भी रिएक्शन नहीं चलती है, सब उजाले में चलती है। बस बात यहां पर आई, जिस रिएक्शन के अंदर डायरेक्टली लाइट ने इन्वॉल्व किया उसका मैंने नाम रख दिया लाइट रिएक्शन। जैसे गांव घर में होता है, अगर किसी का नाम
होता है ना, किसी का नाम अगर राम रख दिया गया है तो छोटे भाई का नाम लक्ष्मण ही रखा जाता है ना, मेनली। अरे होता है ना, राम बड़े, उनसे छोटे कौन है, लक्ष्मण। कोई और भी आ गया तो अगला भी नाम रख दिया जाता है ना। वही बात है, किसी नाम सोनू हो गया तो दूसरे भाई का नाम मोनू ही हो जाता है। किसी का नाम कलुआ है तो उसके बाद कोई ना कुछ और हो जाता है। तो वो क्या बन चुका है, एक क्या बन चुका है, वो ट्रेंड बन चुका है। तो जब मैंने पहली रिएक्शन जो कि लाइट की प्रेजेंस में हो रही थी उसे मैंने अगर लाइट रिएक्शन कह दिया है, तो जो दूसरी रिएक्शन है उसे मैंने क्या कह दिया, फिर डार्क रिएक्शन कर दिया। लेकिन डार्क रिएक्शन जो होती है वो अंधेरे में नहीं होती है, होती है वो लाइट में है, लेकिन उसमें डायरेक्टली लाइट इन्वॉल्व नहीं होती है। तो होता कौन है इन्वॉल्व, डार्क रिएक्शन चलाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट। और लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, एटीपी एनएडीपी। आगे मैं और बताऊंगा कि लाइट रिएक्शन के दौरान ही ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। लेकिन वो प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन का जो डार्क रिएक्शन में काम करता है वो तो कौन होता है, एटीपी और एनएडीपी। क्लियर है भाई, ऑक्सीजन जब बनेगी तो गैस है ना, वो तो निकल जाएगी, उसका रिएक्शन में कोई काम नहीं है। लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना एटीपी और एनएडीपी, इसके पास एनर्जी भरी है और इसी की मदद से हम क्या चलाते हैं, डार्क रिएक्शन चलाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में कौन से रिएक्शन है जो डायरेक्टली लाइट ड्राइवन है, लाइट चलती है, वो है आपके पास कौन सी, लाइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है जो डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, डार्क रिएक्शन है, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। अगर ये लाइट रिएक्शन में नहीं बनेगा तो डार्क रिएक्शन भी नहीं चलने वाली है। क्लियर हो गया। अब बताओ नेक्स्ट आगे, लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम फोटोकेमिकल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम कार्बन रिएक्शन, क्योंकि यहीं पर क्या बनने वाला है, शुगर बनेगा, और जब शुगर बनेगा तो कार्बन का क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। अब फिर से याद करिए, याद क्या करना है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज बन रहा था, ऑक्सीजन। क्लियर है ना। इन दोनों में से लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में से किस रिएक्शन में वाटर बन के निकल गया, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दौरान वाटर टूटा, वाटर टूटने के बाद क्या बना, ऑक्सीजन बनी, और ऑक्सीजन क्या हो चुकी है, इवॉल्व हो चुकी है। ठीक है ना। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, जो बनता क्या है, शुगर बनाता है। ठीक है ना, इतनी बात है। अरे बोलो, ठीक है। हाँ सर, रात में कोई रिएक्शन नहीं होती, रात में कोई रिएक्शन नहीं होगी। रात में सब सोते हैं। नहीं तो मतलब एक मिथ ऐसा है कि मैंने सुना है कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है पौधा। कार्बन डाइ तो वो तो रिस्पायरेशन करता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई नहीं, इवॉल्व नहीं हुई कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, क्या दिन में प्लांट रिस्पायरेशन नहीं करता, बिल्कुल करता है। अरे बिल्कुल कर, हाँ हम मेरे भाई, रिस्पायरेशन एक अलग चैप्टर है, एक पूरा अलग प्रोसेस है। रिस्पायरेशन का मतलब क्या है, रिस्पायरेशन का मतलब देखो पूरा डिफरेंस समझ लो। फोटोसिंथेसिस के दौरान हम ग्लूकोज बनाते हैं और रिस्पायरेशन में हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं। ग्लूकोज को तोड़ करके हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। मतलब पौधा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता है। बिल्कुल करे, पहली बात सुने भाई, जब रिस्पायरेशन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, वो इवॉल्व होगी। अब बात आता है कब, पौधा छोड़ो निकालता है। देखो यार एक कंपैरिजन है, जब दिन होता है तो दिन के समय में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, दोनों इवॉल्व हो रही। ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रही है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान इवॉल्व हो रही है, और रिस्पायरेशन के दौरान वो क्या इवॉल्व कर रहा है, CO2। क्लियर है ना। लेकिन वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्लांट इस्तेमाल करता है अपने फोटोसिंथेसिस में। अरे बोलो ना यार। तो लेगा, जाएगा अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में ही ना। जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक कोई प्लांट है, ये मेरे पास कोई प्लांट है, अभी फिलहाल दिन का समय है, तो दिन के समय कौन सी रिएक्शन चलेगी, बोले तो फोटोसिंथेसिस होगा ना। जब फोटोसिंथेसिस होगी
तो मैं कहूँगा ऑक्सीजन क्या इवाल्व होगा, इवाल्व होने पर कहाँ जाएगा, ये एटमॉस्फेयर में जाएगा। अरे बोलो, अगर इस प्लांट को कोई एटीपी की जरूरत है, किसी एनर्जी की जरूरत है, तो क्या इस वक्त दिन के समय में रिस्पायरेशन नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल करेगा। और जब रिस्पायरेशन करेगा ये तो ग्लूकोज को तोड़ेगा, और जब ग्लूकोज टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और यहां से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर रह जाएगा, नहीं ना भाई, कहां जाएगा, ये भी तो एटमॉस्फेयर में जाएगा। बोलो, क्लियर हो गया, बोलोगे। अगली बात, जब दिन का समय है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस भी तो कर रहा होगा, और जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या करेगा, ये कार्बन एटमॉस्फेयर में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसे क्या करेगा, ये इस्तेमाल करेगा, वाटर के साथ में क्या बनाएगा, ये ग्लूकोज बनाएगा, तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो प्लांट के आसपास दिन के समय में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहा होता है, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या होता है, क्लियर हो गया। अरे बोलो, और जब रात का समय होता है तो होता क्या है, रात के समय में ये प्रोसेस जो होती है वो बंद हो जाती है। अब केवल प्लांट के अंदर क्या चल रहा होता है, रिस्पायरेशन चल रहा होता है, तो उस वक्त केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड इवाल्व हो रही होती है प्लांट के आसपास। तभी गांव में लोग कहते हैं कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि आपके ऊपर कुछ गिर जाएगा, वो इसलिए कि प्लांट जब रिस्पायरेशन करेगा तो आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ चुका होता है और ऑक्सीजन का कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, खास करके बूढ़े लोग जिसका सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, पता चले ऑक्सीजन कम हो गया, वो निपट गए। बात ये है ना। तो रात के समय में क्या होता है, प्लांट के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो चुका होता है, बढ़ चुका होता है, ठीक है ना। रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन दिन में फोटोसिंथेसिस दिन में होता है और रिस्पायरेशन दिन और रात दोनों, ठीक है ना। कहाँ लगा रहते हैं, कमरे में तो दिन के फोटोसिंथेसिस करता है वो, रात में भी करता है। अब कुछ ऐसे आर्टिफिशियल प्लांट, आर्टिफिशियल बोल नहीं, कुछ एडवांस प्लांट हैं जिसे मॉडिफाई किया गया है, जो कि इस लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। हाँ, इस लाइट में भी करते हैं। जो जितने भी नेचुरल प्लांट हैं वो सारे सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स डेवलप किए गए हैं जो वो आर्टिफिशियल लाइट में भी क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो उस टाइप के प्लांट्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं। However, this should not be constituted to mean that they occurs in the darkness or that they are not light dependent। आप ऐसा ना समझिए कि जो डार्क रिएक्शन होती है वो डार्कनेस में चलती है, या इसमें लाइट का कोई मतलब नहीं है। लाइट इसे डायरेक्टली नहीं चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली तो लाइट का प्रोडक्ट इसे चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे, अगला लिखा है, हाउ मैनी टाइप ऑफ द पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। कितने टाइप के पिगमेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। टाइम क्या हो रहा है, 1:05। चलो पढ़ा ले जाएंगे, बढ़िया है। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक पर, थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि यहां पर आपको समझने वाली बहुत ज्यादा बात आती है। कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कितने टाइप के पिगमेंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। कितने टाइप के पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने टाइप के पिगमेंट हमारे लीफ के अंदर प्रेजेंट हैं। तो उसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। और इस पेपर क्रोमेटोग्राफी की मदद से हमें पता चलेगा कि लीफ के अंदर कितने टाइप के पिगमेंट होते हैं। कह रहे आप एक प्लांट को देखिए, किसको देखिए, जब आप एक प्लांट को देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि प्लांट के अंदर जो लीफ है, सारे लीफ तो कैसी हैं, ग्रीन है, लेकिन ग्रीन में भी क्या होता है, अलग अलग शेड आता है। कोई बहुत डार्क ग्रीन होता है, कोई तो लाइट ग्रीन होता है, कोई दोनों का मिक्स होता है, ठीक है ना। तो लिखा है कि लुकिंग एट द प्लांट हैव यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ देयर आर सो मेनी शेड ऑफ द ग्रीन इन देयर लीफ। लीफ के अंदर ग्रीन की इतना ज्यादा शेडेड क्यों आते हैं। कह रहे कि B can look for and the answer to this questions by trying to separate the leaf pigment। हमें क्या करना है, अगर ये समझना है कि लीफ के अंदर ग्रीन के अलग अलग शेड क्यों आते हैं, अगर इसे पता करना है तो हमें लीफ से क्या करना पड़ेगा, हमें लीफ से पिगमेंट को अलग करना पड़ेगा। ट्राई टू सेपरेट द लीफ पिगमेंट
ऑफ एनी ग्रीन प्लांट थ्रू द पेपर क्रोमेटोग्राफी। किसी लीफ से पिगमेंट को अलग करने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल करते हो उसका नाम होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। कैसे अलग करते हैं वो पूरा एक अलग बात है, आपको वो नहीं समझना है, बस इतना समझना है कि अगर आपको लीफ से पिगमेंट्स को अलग करना है तो मेथड जो इस्तेमाल होगा वो होगा पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है ये आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी करने के बाद में हमें एक रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट में हमें दिखाई देगा पिगमेंट्स का नाम, ठीक है ना। Chromatographic separation of the leaf pigment shows that the color that we see in the leaf is not due to the single pigment but due to the four pigment। कह रहे हैं कि जब आप पेपर क्रोमेटोग्राफी करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो लीफ के अंदर अलग अलग आपको ग्रीन का शेड दिख रहा था वो किसी एक पिगमेंट की वजह से नहीं था बल्कि 4 पिगमेंट की वजह से होता है। तो लीफ से हमें कौन कौन सा पिगमेंट निकलेगा? सबसे पहला पिगमेंट, बात ना करो यार, हेलो, बगलिए बैठे हो बात कर रहे हो तो हमसे पूछो ना, हम बैठे हैं, अभी पूछ लेना, बाद में पूछ लेना। लीफ में जो पिगमेंट, सॉरी, लीफ के अंदर जो आपको कलर दिखते हैं वो किसी एक पिगमेंट की वजह से है नहीं बल्कि 4 पिगमेंट की वजह से होते हैं। वो पिगमेंट कौन कौन से हैं? पहला पिगमेंट आपके पास है क्लोरोफिल ए, दूसरा है क्लोरोफिल बी, तीसरा है जैंथोफिल, चौथा है कैरोटीनॉइड्स। ये 4 पिगमेंट दिए गए हैं। कौन कौन सा दिया गया है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। ये 4 पिगमेंट है। इन चारों पिगमेंट का आपको कलर याद रखना है। जब आप पेपर क्रोमेटोग्राफी करोगे तो अगर क्लोरोफिल ए मौजूद होगा तो वहां पर जो कलर आएगा वो कैसा कलर आएगा? ग्रीन कलर आएगा। कैसा आएगा? ग्रीन आएगा। मेरी बात समझो, कैसा आएगा? ग्रीन कलर आएगा, ठीक है ना। अगर उस लीफ के अंदर क्लोरोफिल बी है तो वहां पर भी क्या आएगा? ग्रीन आएगा। मैंने कुछ बातें छुपा ली है, बस कैसे आपको याद रखना है। अगला जैंथोफिल होगा तो आपको येलो दिखेगा। क्या दिखेगा? कैरोटीनॉइड होगा तब भी क्या दिखेगा आपको? येलो दिखेगा। इसका मतलब अगर देखा जाए तो मेन जो आपको दिख रहा है वो 2 ही कलर दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन, येलो येलो, ये तो है ना। अब याद करने के लिए, क्लोरोफिल ए आपको जो दिखेगा वो ब्राइट ग्रीन दिखेगा। कैसे दिखेगा? ब्राइट ग्रीन दिखेगा या ब्लू ग्रीन दिखेगा। लास्ट में कौन सा कलर आ रहा है? ग्रीन आ रहा है। या तो ब्राइट या तो ब्लू ग्रीन। इतना क्लियर हो गया। क्लोरोफिल बी जो होगा वो कैसा दिखेगा? ग्रीन होगा, लेकिन ग्रीन के साथ में और क्या होगा? येलो ग्रीन। कैसा होगा? येलो ग्रीन होगा। जैंथोफिल पूरी तरीके से क्या है? येलो है। अगला कैरोटीनॉइड जो है वो येलो से लेकर के येलो ऑरेंज तक है। क्लियर हुआ? तो अगर आपको याद रखना है तो सीक्वेंस आपका यही रहेगा, ए बी जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड। क्या होगा? ए बी जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड। चलो एक बात देखते हैं, ग्रीन ग्रीन, उसके बाद फिर येलो ऑरेंज और येलो। तो अगर आपको याद करने के लिए कुछ ऐसा बना लें कि मेरे पास ए है, बी है, सी है और एक्स है। ये क्या हो गया? ए क्या है? क्लोरोफिल ए। बी क्या है? सी क्या है? कैरोटीनॉइड। एक्स क्या है? जैंथोफिल। ये कैसा है? ग्रीन है। कैसा है ये? ग्रीन है। ये भी कैसा है? ग्रीन है। ये कैसा है? कैरोटीनॉइड कैसा है? कह रहे हैं ये है येलो। कैसा है ये? और ये कैसा है? ये भी येलो। ठीक है ना। लेकिन बताओ आपके पास ये जो ग्रीन है कैसा ग्रीन है? ये ब्राइट एंड द ब्लू ग्रीन। ये कैसा ग्रीन है? येलो ग्रीन। येलो स्टार्ट हो गया। यहां से कौन है? ये कैरोटीनॉइड। कैसा है ये? येलो से लेकर के येलो ऑरेंज है। और ये कैसा है? पूरी तरीके से येलो है। तो आप चाहे ऐसे याद कर लिए, चाहे ऐसे दिया गया है ऐसे आप याद कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेड कलर की भी तो होते हैं कुछ, मतलब वो जो वहाँ रेड एल्गी में है R5 में रहती है, वही ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में क्या था? ग्रीन एल्गी पहले, फिर ब्राउन एल्गी, हाँ रेड एल्गी। हाँ लास्ट में ना रेड एल्गी। हाँ हाँ तो R5 में रहती है। R5 हाँ। तो जैसे अगर
हैं जिस जहाँ पे रेड पिगमेंट आता है हाँ। प्लांट वहाँ पे ये वो ला सकते हाँ ला सकते हैं। होता है हाँ। वही पूछा। दूसरी बात, प्लांट के अंदर अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा, जैसे मेनली आपने कहा जो R-फाइकोएरिथ्रिन था वो आपको एल्गी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एल्गी। इसके अलावा प्लांट में अगर कोई दूसरा पार्ट, जैसे आपने कहा हायर प्लांट के अंदर पार्ट जो है वो ग्रीन दिख रहा है, तो वो अब आपको R-फाइकोएरिथ्रिन नहीं बल्कि वो क्रोमोप्लास्ट के वजह से दिखेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्लांट के अंदर कोई पार्ट है, मान लेते हैं प्लांट के अंदर फ्लावर है जो रेड कलर का है। किस कलर का है? तो अगर फ्लावर रेड कलर का है तो फ्लावर में जो रेड कलर आया है वो किसकी वजह से आया है? R-फाइकोएरिथ्रिन की वजह से नहीं भाई, वो किसकी वजह से आया है? वो आया है क्रोमोप्लास्ट की वजह से आया है। एल्गी में जो रेड कलर आता है वो आता है R-फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। वो यहाँ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा? वो यहाँ पर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो बताइए फिर क्लोरोफिल एक ऐसा होगा आपको ब्राइट टू, अरे बोलोगे तभी याद होगा, ब्राइट टू ब्लू ग्रीन। अगला क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, जेंथोफिल येलो, कैरोटीनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज। और जब आप तो जानते हो, अगर आपने कभी आर्ट पढ़ा होगा तो आप जब कलर मैच कराते हो, जब आप कलर की मिक्सिंग करते हो तो अलग अलग कलर बन करके आपको दिखते हैं। कलर जब मैच कराते हो, मिक्स करते हो तो अलग अलग कलर बनता है, ठीक है ना। लेट अस नाउ सी व्हाट रोल वेरियस पिगमेंट्स प्ले इन द फोटोसिंथेसिस। करें इन अलग अलग पिगमेंट का क्या काम है फोटोसिंथेसिस में, हम अब ये पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बात नहीं करना है और आपको आपके समझना है। फिगर के पास बना हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। करें पिगमेंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द लाइट। पिगमेंट का काम क्या होता है? बोलो बोलो। लाइट को एब्जॉर्ब करना। क्या करना? लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी किसके पास है? पिगमेंट के पास है। पिगमेंट कहां पर है? मेम्ब्रेनस सिस्टम में। इसलिए मैंने कहा था मेम्ब्रेनस सिस्टम का काम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है ना। अगली बात, एट द स्पेसिफिक वेवलेंथ। ऐसा नहीं है कि कोई भी पिगमेंट किसी भी लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आपको पता होगा लाइट के पास अपनी खुद की क्या होती है? वेवलेंथ होती है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा विबग्योर, अगर आपने विबग्योर पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है? वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ की यूनिट ही तो नैनोमीटर। अरे बोलो। तो मैंने कहा पिगमेंट करता क्या है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन बताओ ये क्या हर वेवलेंथ की लाइट को हर एक पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा? नहीं। पिगमेंट के पास कैपेसिटी होती है कि वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कैन यू गेस व्हिच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? पूरे संसार में सबसे ज्यादा मिलने वाला प्लांट पिगमेंट कौन सा? क्या आपको पता है? पता है, बिल्कुल है। अभी खुद ही बताएंगे कौन आता है, चीफ पिगमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। तो हम वहां तक का वेट करते हैं। लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ द क्लोरोफिल ए। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ। हमें यह देखना है कि ग्राफ 13.a के अंदर हमें यह देखना है कि क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है वो किस किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और किस किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इतना क्लियर हो गया? आगे पढ़ेंगे। यहां से कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना आपको। करें ऑफ कोर्स यू आर फैमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या आपको विजिबल स्पेक्ट्रम पता है? लाइट का होता क्या है? ये विबग्योर ही तो होता है। अब विबग्योर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? आपको पता है 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर होती है। अगर कहाँ पर लिखा है तो आप यहीं पे लिख लीजिए। विजिबल स्पेक्ट्रम की जो लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितने होती है? 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर होती है। अब आते हैं ग्राफ पर, ठीक है ना। ग्राफ आपके पास पहला बना हुआ है। अब पहले ग्राफ में और क्या दिया गया है ये भी देख लेते हैं। फ्रॉम द फिगर 13.a यू कैन डिटरमाइन द वेवलेंथ कलर ऑफ द लाइट। ठीक है, पहले एक ग्राफ पढ़ते हैं। दिखा आपको? मुझे बताइए आप, जब भी कोई ग्राफ आप पढ़ते हो तो क्या ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं? एक्स और वाई। अगर वो 2 डायमेंशनल है तो 3 डायमेंशनल होगा तो जब भी आ जाएगा। फिलहाल हमें 2 डायमेंशनल पढ़ना है तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है? वाई एक्सिस है। मेरे पास अलग अलग फिगर बना हुआ है, आपके पास फिगर सारा एक साथ बना होगा ना? इंसर्ट दे दो मुझे। अगर आपके पास एक साथ बना हुआ है तो सबसे नीचे वाले फिगर में देखो आपको वेवलेंथ दिखाई गई है, दिखाई गई है।
400, 500, 600, 700। लेकिन जहाँ पे 400, 500, 600, 700 लिखा है वहाँ से एक लाइन जा रही है ऊपर की तरफ, वाइट लाइन। फिगर में दिख रहा होगा ना? अरे ऊपर की तरफ वाइट लाइन दिख रही ना? अरे बोलो तो बताओ, ये भी तो वाइट लाइन है ये। अरे ये वाली वाइट लाइन, ये वाली, ये वाली, ये वाली दिखी? यहाँ पर कितनी वेवलेंथ लिखी है? 400, यहाँ पर 500, यहाँ पर 600 और यहाँ पर 700। तुम्हारा सारा फिगर एक साथ है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, एक साथ नीचे एक फिगर में लिख करके आपको दे दिया है, लाइन खींच दिया है। अब आप समझते रहिए, अगर समझ पाओगे तो, नहीं समझ पाओगे तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हें समझना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो बताओ एक्स एक्सिस पे क्या दिया गया है? अरे बोलो ना, क्या दी गई है? ये वेवलेंथ दी गई है। किसकी वेवलेंथ है? विजिबल स्पेक्ट्रम की है। किसकी है ये? विजिबल स्पेक्ट्रम की है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होने वाला है। ठीक है ना? अगला वाई एक्सिस पे क्या दिया गया है? वाई एक्सिस पे दिया गया है एब्जॉर्प्शन। क्या दिया गया है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट यानी पिगमेंट के द्वारा एब्जॉर्प्शन दिया गया है कि कौन सा पिगमेंट है जो किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो यहां पे जो दिखाया गया है वो एब्जॉर्प्शन दिखाया गया है, यहां पे जो दिखाया गया है वो आपको दिखाया गया है वेवलेंथ। अब बहुत गौर से समझो आप, यहां पर मेरे पास 3 पिगमेंट दिखाए गए हैं। क्लोरोफिल ए दिया गया है, क्लोरोफिल बी दिया गया है, कैरोटीनॉइड। समझने के लिए पहले मैं आपको क्लोरोफिल ए बता रहा हूं। यहां से आप ज़ैंथोफिल को उठाइए, क्लोरोफिल को उठाइए, हटा दीजिए। कुछ दिखा आपको? अगर आप हटा दोगे तो केवल आपको कौन सा कलर दिख रहा है? यहां पर ब्लू कलर दिख रहा है ना? ये ब्लू कलर वो नहीं है जिसमें ये एब्जॉर्प्शन करता है, बल्कि ये केवल क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड को दिखाने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है, इन्होंने कलर चूज किया है। इतना क्लियर हो गया? तो जो कलर यहां पर लिया गया है वो क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए किस में है? ब्लू वाले में है। तो मैं यहां पर बना रहा हूं, ये मेरे पास क्या है? क्लोरोफिल ए है। जहां जहां मेरी पेन चल रही है यही क्या है? क्लोरोफिल ए का ग्राफ है। ठीक है ना? क्लोरोफिल ए पिगमेंट है और ये पिगमेंट किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इतना मैं समझना है। यहां पे बताओ कौन सी वेवलेंथ है? 400। यहां पर कौन सी है? 500। अच्छा, अगर मैं आपसे कह रहा हूं इसका एब्जॉर्प्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये 0 है, 0 से इतना एब्जॉर्प्शन हुआ है, फिर एब्जॉर्प्शन बढ़ा है, इतना हो गया, बोलो, फिर बढ़ा और कितना हो गया? इतना मैक्सिमम हो गया। यानी जो क्लोरोफिल ए होता है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का देखा जाए तो वो ये है ना? लेकिन हमें ये नहीं जानना कितना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, हमें ये जानना है कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो किस लाइट की वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, हमें ये देखना है ना। ये 400, ये 500, अगर बीचों बीच देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा आपके पास? इसका बीचों बीच क्या होगा? कहीं यहां पर होगा, क्या होगा? ये 450 होगा ना? अब देखो जो क्लोरोफिल ए होता है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस वेवलेंथ पे आ रहा है? अगर आप मैच कराओगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, लगभग मैं कह सकता हूं 25 से 30 के बीच में, मैं लिख दूं 430 है। तो क्लोरोफिल ए किस वेवलेंथ की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है? जो इसकी वेवलेंथ क्या है? लगभग 430 के आसपास आती है। इतना क्लियर हो गया? अरे बोलो। इसके बाद देखो वेवलेंथ तो बढ़ रही है, 430 से 450 हो गया, लेकिन इससे से वेवलेंथ बढ़ रही है, क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो रहा है? अरे बोलो। जब आप 400 से 430 के बीच बढ़ रहे थे, या मैं कह दूं डायरेक्टली 400 से आप 450 के बीच में बढ़ रहे थे, तब क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा था, बोलो। लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट आने के बाद में फिर क्या हुआ? आपने वेवलेंथ तो बढ़ाया, लेकिन क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन क्या होगा? घटता हुआ चला गया, घटता हुआ इतना चला गया कि आगे की जो वेवलेंथ आ रही है उस वेवलेंथ में इसका एब्जॉर्प्शन क्या है? एकदम मिनिमम है। इतना क्लियर हुआ? अरे बोलो। फिर क्या हुआ? जैसे से आपने वेवलेंथ बढ़ाना स्टार्ट किया, फिर एक कंडीशन आया लगभग 650 का या 670 से 680 के बीच में आया, जहां पर क्या हो रहा है? 680 मान लेते हैं, जहां पर फिर से क्या हुआ? क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन बढ़ा, बोलो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्लोरोफिल ए क्या विजिबल स्पेक्ट्रम की हर एक लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है? नहीं ना?
तो एब्जॉर्ब किसको करता है? जिसकी वेवलेंथ लगभग 450 के आसपास और लगभग 680 650 से लेकर के 680 के बीच में आएगी लाइट, उसी का क्या करेगा? ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेगा क्लोरोफिल ए। इतना हो गया। तो बाकी वेवलेंथ क्या ऐसे फालतू चली जाएगी? नहीं, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मेरे पास प्लांट के अंदर कोई दूसरा पिगमेंट होगा, और दूसरा पिगमेंट मेरे पास कौन सा है? क्लोरोफिल बी है। अब आप देखो, क्लोरोफिल बी किस कलर का बना हुआ है? ग्रीन कलर का बना हुआ है, तो मिटा देना यहां पर। ये है क्लोरोफिल बी, ग्रीन कलर से। अब मुझे बताइए, क्लोरोफिल जो बी है वो किस लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है? मिला लो यहां से, इसका एब्जॉर्प्शन यहां पर है, यहां मिला लो, लगभग 460 470 480, ये तो है ना। लेकिन देखो, जैसे फिर से मैंने 480 से आगे गए, 500 आया, एब्जॉर्प्शन क्या हो गया? घट गया। घटने के बाद लगभग जीरो पे आ गया। मैं कह रहा हूं बिल्कुल जीरो नहीं है, बल्कि लगभग जीरो पर है ना। फिर क्या हुआ? अचानक से बढ़ने लगा, लगभग 600 से लेकर के 650 के बीच में क्या हो गया? फिर से इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ने लगा। यानी जो क्लोरोफिल बी है वो उस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है जो क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्ब नहीं किया था। अरे बोलो, इतना क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद कंपेयर करते हैं किसकी बातें हम। अब कैरोटीनॉइड की बात आती है। किसकी बात आती है? कैरोटीनॉइड की बात आती है, जो कि आपको बना हुआ है येलो कलर से। किस कलर का बना हुआ है? यहां पे देखें, ये उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है जो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी नहीं कर पाया, उसकी वेवलेंथ को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तीनों का क्या है? एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम है, जो वेवलेंथ है, वो क्या है? अलग अलग है। सर जितनी आती है तो उसका 10% तो कैच करता है लाइट। वो तो अलग बात हो गई, वो तो अलग बात हो गई कि मैं आपको बताऊं, कभी आपने पढ़ा था कि लेस देन 50% जो होता है वो PAR होता है ना, 2 से 10% एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में केवल 1% इस्तेमाल होता है, वो अलग बात है। अब मैं कह रहा हूँ जो प्लांट ने लाइट को एब्जॉर्ब करना है वो किस लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा? विजिबल स्पेक्ट्रम। अब विजिबल स्पेक्ट्रम में कौन सा पिगमेंट है जो किस वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्या इन तीनों की बातें क्लियर हो गई? चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मैं इसी ग्राफ से मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन सा पिगमेंट है जिसका एब्जॉर्प्शन जो है वो 450 के आसपास सबसे ज्यादा है? क्लोरोफिल बी ना। अरे बोलो, लेकिन कौन सा पिगमेंट है जिसका एब्जॉर्प्शन 650 के आसपास सबसे ज्यादा है? ठीक है, उससे पहले थूको तुम। हाँ, बाहर फेंकियो। क्या है? हाँ तुम फेंकियो, तुम्हारा मेरा डर उधर है, तुम्हारा फेंकियो उसे। इनका 650 के आसपास तो सर क्लोरोफिल बी है, देख लीजिए। क्लोरोफिल बी है, ग्रीन वाला क्लोरोफिल बी है, ये क्लोरोफिल ए है। तो कौन ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है? 650 के आसपास आप बोले। अरे मतलब ये 680 की 600 650 की बात, ये वाली, ये जो रेंज आ रही है, समझ गए? चलो अगला, क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड में ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसका है? क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड में किसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा है? क्लोरोफिल ए का है। ठीक है ना। तो यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं ये कि किसका किस रेंज में ज्यादा है या कम है। नेक्स्ट आगे कुछ यहां पर लिखा था, शायद कुछ लिखा हुआ था। हाँ नेक्स्ट यहाँ पढ़ते हैं। करें फ्रॉम द फिगर 13.a कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ कलर ऑफ द लाइट एट विच क्लोरोफिल ए शो द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। करें क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस वेवलेंथ पर है, या मैं कह सकता हूँ किस वेवलेंथ की लाइट के कलर पर है। तो यहाँ पर आपको मेनली जो दिखेगा वो यहाँ पर आपको ब्लू दिखेगा, और यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो कौन सा दिखेगा? रेड दिखेगा। कौन दिखेगा? ब्लू और रेड ही दिखता है मेनली। करें डज इट शो अनदर एब्जॉर्प्शन पीक एट एनी अदर वेवलेंथ टू। हाँ बात सही है, क्लोरोफिल ए का एक एब्जॉर्प्शन पीक यहाँ पर आ रहा है और एक एब्जॉर्प्शन पीक कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। तो दो एब्जॉर्प्शन पीक होते हैं। इफ एस व्हिच वन, तो कह रहे हैं एक एब्जॉर्प्शन पीक जो होगा वो आपको ब्लू वाले रीजन में मिलेगा और एक जो कहाँ मिलेगा? रेड वाले रीजन में मिलने वाला है। ठीक है ना। दूसरा ग्राफ पे आते हैं।
नाउ लुक एट द फिगर 13.b शोइंग द वेवलेंथ एट व्हिच द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द प्लांट। यहां पर हमें क्या देखना है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द प्लांट। अच्छा, हमें अगर कहीं पता करना होगा कि यहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है तो वहां पर हम कैसे पता करेंगे, जहां पर ऑक्सीजन क्या हो रही होगी, ज्यादा इवाल्व हो रही होगी। जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा इवाल्व होगी वहीं पर मैं कहूंगा ज्यादा क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, और ज्यादा जहां पर एक्शन होगा वहीं पर क्या होगा, ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो दूसरा ग्राफ आपके पास बना हुआ है, बताओ ये कितनी रेंज है, ये कौन सी है 500, ये कौन सी है, ये कौन सी है। अच्छा, मैच कराओ, आपके पास लगा होगा तो बताओ यहां पर देखो रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, और कैसे मेजर करेंगे, ऑक्सीजन के रिलीज से। तो बताओ किस रेंज में आपको ऑक्सीजन ज्यादा इवाल्व होती हुई दिख रही है। यहां पे देखो, जहां पर आपके पास क्लोरोफिल ए वाला था, दूसरा क्या है आपके पास, वही क्लोरोफिल ए का दूसरा पीक, क्लोरोफिल ए का दूसरा पीक ना, अरे बोलो, तो वही रेंज आ रही है जहां पर क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहे थे, उसी रेंज में आपको ऑक्सीजन ज्यादा इवाल्व होती हुई दिख रही होगी। लेकिन आप देखो ना, ऑक्सीजन क्या यहां पर इवाल्व नहीं हो रही है, यहां पर भी इवाल्व हो रही है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो यहां पे देखा जाए तो ये है ऑक्सीजन के इवाल्व होने का ग्राफ, और यहां पे देखा जाए तो ये ग्राफ आ रहा है। तो इस रेंज की कंपेरिजन में देखा जाए तो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन क्या है, कम है, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहां पर इवाल्व हो रही है। इसका मतलब यहां पर जो ऑक्सीजन इवाल्व हो रही है वो किसी और पिगमेंट की वजह से हो रही होगी, जो एसेसरी पिगमेंट यहां पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। क्लियर हो गया। अब तीसरा ग्राफ आपके पास है, आगे पढ़ लेते हैं। लिखा है, कैन यू सी दैट द वेवलेंथ एट व्हिच देयर इज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय द क्लोरोफिल ए, दैट इज द ब्लू एंड द रेड रीजन। तो क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस कलर की लाइट में करता है, ब्लू एंड रेड रीजन, शोज हायर रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल ए जिस कलर की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है उसी कलर की लाइट में ज्यादा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है, उसी में ज्यादा ऑक्सीजन इवाल्व भी होता है। क्लियर, तो इतना अंडरलाइन करें आप। अगला, हेंस बी कैन कंक्लूडेड दैट क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट। तो बताओ मेन पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल ए है। इसके अलावा भी पिगमेंट्स होंगे एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से एसोसिएटेड मेन पिगमेंट कौन आपके पास है, क्लोरोफिल ए मौजूद है। क्लोरोफिल ए किस कलर की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ब्लू एंड रेड रीजन। क्लियर है, और जिसमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उसी में ज्यादा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, तो उसी में ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन भी इवाल्व होगी। क्लियर। तीसरा फिगर आपके पास बना हुआ है, यहां पर देखें अगर आप, तो तीसरे फिगर में आपको दो चीज दिखाया गया है। एक आपको दिखाया गया क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन दिखाया गया है, और दूसरा दिखाया गया है आपको ऑक्सीजन का इवोल्यूशन। ठीक है ना, 400, 500, 600, 700। ब्लैक कलर बता रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे पता करते हैं हम, ऑक्सीजन के इवाल्व होने से। और जो ब्लू कलर से बना है ये क्या है, एब्जॉर्प्शन है। किसका एब्जॉर्प्शन है ये, क्लोरोफिल ए का। अगर आप पहले फिगर से मैच कराओगे तो आपको ब्लू कलर में क्लोरोफिल ए बनता हुआ दिख रहा था, ये तो था ना। देखो, जहां पर जिस रेंज के अंदर, जिस वेवलेंथ की रेंज पर क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक आ रहा है, उसी रेंज पर ऑक्सीजन भी क्या हो रही है, ज्यादा इवाल्व हो रही है। इतना क्लियर। यहां पे देख लें, यहां पे देखें, इस रेंज पर क्लोरोफिल ए ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो उस रेंज पर ऑक्सीजन भी क्या हो रही है, ज्यादा इवाल्व हो रही है। लेकिन ये तो दोनों पीक पॉइंट हो गया। इसके बीच में देखो, यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो यहां से यहां तक एकदम क्या है, लो है। यानी इस वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफिल ए बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। लेकिन देखा जाए तो जो ऑक्सीजन इवाल्व हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या नहीं है। तो इसका रीजन क्या है कि यहां पर आपके पास जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, उसका एब्जॉर्प्शन तो कम है, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो रही है, ज्यादा इवाल्व हो रही है। आप फिर से जोड़िए, मैंने कहा था जहां पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा वहां पर ऑक्सीजन क्या होगी, ज्यादा इवाल्व होगी।
जहां पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा वहां पर ऑक्सीजन क्या होगी, ज्यादा इवॉल्व होगी। तो यहां बताओ ना क्या हो गया, यहां क्यों एब्जॉर्प्शन कम है, ऑक्सीजन ज्यादा इवॉल्व हो रही है। तो आपको बताना पड़ेगा कि यहां पे जो आप देख रहे हो पिगमेंट, जिस पिगमेंट का आप एब्जॉर्प्शन देख रहे हो केवल क्लोरोफिल ए है ना, लेकिन क्लोरोफिल ए के अलावा भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीनॉइड है, जेंथोफिल है, तो उनकी वजह से यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है। इतना क्लियर हो गया। चलो आगे आते हैं और इसके बारे में यहां पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। बट by looking at the figure number 13.c, can you say that there is a complete 1-to-1 overlap between the absorption spectrum of the chlorophyll A and the action spectrum of the photosynthesis? कह रहे हैं 1-to-1 एब्जॉर्प्शन। 1-to-1 एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एक के बाद एक नहीं, मतलब जहां पर ये है वहीं पर ये भी है। जैसे यहां पर क्या है, ओवरलैप दोनों को बराबर चल रहा है, 1-to-1 एब्जॉर्प्शन है, लेकिन यहां पर 1-to-1 एब्जॉर्प्शन नहीं है। यहां पर क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन क्या है, लो है, लेकिन ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। तो यहां पर तो 1-to-1 एब्जॉर्प्शन, यहां पर 1-to-1 आपके पास ग्राफ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है। तो यहां पर दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर क्लोरोफिल ज्यादा ए एब्जॉर्ब करता है तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, तो ज्यादा ऑक्सीजन क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लोरोफिल ए का यहां पर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मिनिमम होता है, लेकिन यहां पे जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है वो क्लोरोफिल ए के अलावा जो दूसरे पिगमेंट होते हैं उनकी वजह से यहां पर दिख रहा है। ठीक है ना। तो इतनी रेंज में आपको 1-to-1 ओवरलैप नहीं दिखेगा, बाकी आपको देखें तो यहां पर 1-to-1 ओवरलैप आपको दिख रहा है। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि यहां पर 1-to-1 ओवरलैप क्यों नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल ए का इस रेंज में एब्जॉर्प्शन क्या है, कम है। अगला क्वेश्चन पूछेगा तो यहां पर ऑक्सीजन कहां से आ रही है, तो दूसरे पिगमेंट की वजह से आ रही है, क्लोरोफिल बी की वजह से आ रही है, कैरोटीनॉइड की वजह से आ रही है, जेंथोफिल की वजह से आ रही है। ठीक है ना। चलिए, these graphs together shows that most of the photosynthesis take place in the blue and red region of the spectrum. Some photosynthesis does take place at the other wavelength of the visible spectrum. Let us see how this happen. ये कैसे होता है आगे हम पढ़ेंगे। दो chlorophyll is the major pigment, करें chlorophyll इज द मेजर पिगमेंट, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि कौन सा यहां पर मेजर पिगमेंट होगा। तो आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा बात करना चाहते थे, लेकिन लिखना भूल गए हैं। कह रहे हैं कि मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग द लाइट, अदर थैलाक्वाइड पिगमेंट्स लाइक द क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल बी यहां पर है, जेंथोफिल यहां पर है, कैरोटीनॉइड यहां पर है, तो तीन यहां पर है, तो चौथा कौन है, ये कौन है, ये क्लोरोफिल ए। अब एक बात यहां पे छुपा ली गई है, आपको बहुत ही साइलेंट बात में बोल गई है कि जो पिगमेंट्स है वो कहां पर है, कहां है, थैलाक्वाइड में। कहां पर है, थैलाक्वाइड के अंदर है। कहां पर है, थैलाक्वाइड के अंदर पिगमेंट मिलते हैं। और थैलाक्वाइड कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट कहां होता है, मेसोफिल सेल में होती है। मेसोफिल सेल कहां होती है, लीफ में होती है। लीफ कहां होता है, प्लांट में होता है। बस हाँ? होते हैं, लेकिन वो ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास आरबीसी के अंदर भी एक पिगमेंट मौजूद है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, वो भी तो पिगमेंट है ना, लेकिन ऐसा पिगमेंट है जिसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। अगर हम भी लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते तो यहाँ तुम ना बैठे होते ना, तो कहीं ना कहीं धूप सेक रहे होते और खाना बना रहे होते हैं। ठीक है ना। तो बात आती है, अब आपके पास दो चीज़ है, पिगमेंट में भी दो क्लास है, एक मेजर पिगमेंट होगा और एक एक्सेसरी पिगमेंट होगा। एक कोई मेन होता है और उसको सपोर्ट करने वाले कुछ असिस्टेंट लोग होते हैं ना। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी है। मेजर पिगमेंट कौन है यहाँ पर, क्लोरोफिल ए है, जो क्या करता है, लाइट को ट्रैप करता है। तो क्या ये लोग नहीं करते हैं, ये भी लाइट को ट्रैप करते हैं। ठीक है ना। व्हिच कैल्ड द एक्सेसरी पिगमेंट, तो मेरे पास दो पिगमेंट है, एक मेजर पिगमेंट है, दूसरा कौन सा है, एक्सेसरी पिगमेंट। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मेजर पिगमेंट का नाम बोलो, क्लोरोफिल ए। एक्सेसरी कौन है, बचे हुए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल।
तो क्या ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। लेकिन बात आती है, जैसे मैंने कहा कोई एक मेन होता है, जैसे आपने डॉक्टर को अगर देखा होगा, अगर के जेएमसी आप जाए तो वहाँ पर एक मेन प्रोफेसर बैठते हैं बीचों बीच में, 6-7 लोग का ग्रुप होता है, तो बीच में वो लोग बैठते हैं जो प्रोफेसर टाइप के होते हैं, जो कि आपके पास सीनियर डॉक्टर्स होते हैं। उसको फिर उनको फिर क्या सपोर्ट करने के लिए कुछ असिस्टेंट डॉक्टर भी बैठते हैं। जब आप पेशेंट को दिखाने जाओगे तो वहाँ पर 3-4 असिस्टेंट डॉक्टर भी बैठते हैं आसपास, और बीच में कौन बैठता है? उसका जो सीनियर होता है वो बैठता है ना। वैसे ही पिगमेंट सिस्टम में भी क्या है, मेन तो कौन है यहाँ पर? क्लोरोफिल ए। उसको सपोर्ट करने के लिए कौन है? क्लोरोफिल बी है। और कौन है? ज़ैंथोफिल है। और कौन है? कैरोटीनॉइड हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर पिगमेंट कौन है, तो क्लोरोफिल ए है। एक्सेसरी पिगमेंट कौन है? क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। ठीक है ना। अगला, आल्सो एब्जॉर्ब द लाइट। ये भी क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए। अब बात समझो, कभी की जेएमसी अगर चले जाओ किसी को दिखाने के लिए, तो ज्यादातर पेशेंट का ये मोटो रहता है कि जब हम दिखाएं तो जो मेन डॉक्टर है उसी को दिखाएं। किसको दिखाएं? तो उसमें बहुत लोग सोच लगाते हैं यार, कुछ अगर कोई लोग हैं वहाँ पर जानकारी वाले, कहते हैं ना हम पचुआ जो है वो वहाँ रख दो, जो मेन वाले हैं उनके पास रख दो, तो वो देख लेंगे। नहीं तो असिस्टेंट डॉक्टर देखेंगे, अभी तो वो काम कर रहे हैं बेचारे ना, तो वहाँ पर काम चल। अब जो गरीब टाइप के लोग हैं, जिसका कोई भी जरिया नहीं है पहुँचने तक, तो करते क्या है, हमारा जहाँ लग जाए वहीं सही है, जहाँ पर्चा लग जाए, जिसके भी सामने लग जाए वही ठीक है, हम दिखा लेंगे, कोई दवा तो मिल जाएगी हमें। लेकिन बात यह आती है कि जो सीनियर होता है वो अपने जूनियर से, अगर मान लो जूनियर देख रहा है पर्चा, तो ये जूनियर पहले सब पेशेंट से सब कुछ पूछेगा, पूरी हिस्ट्री लेगा कि क्या दिक्कत है, कितने दिन से दिक्कत है, क्या क्या होता है, वो पूरा हिस्ट्री लेगा। हिस्ट्री लेने के बाद में दवाई भी क्या करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा, दवा भी लिखेगा। लिखने के बाद में जो पर्चा होता है उसे अपने सीनियर को ट्रांसफर करता है। सर ये हिस्ट्री है, अपनी भाषा में बोलेगा, ये हिस्ट्री है, इतने दिन से प्रॉब्लम है, ये मैंने दवा प्रिस्क्राइब करी है, अब एक बार देख लीजिए सही है या गलत है, इसमें कुछ बढ़ाना घटाना आप कर दीजिए। करता क्या है, वो पर्चा देखता है, पर्चा देखने के बाद में ठीक है दवा सही है, सही है, सही है, एक बढ़ा दो और ना, या इसे हटा करके ये लिख दो। इनका काम क्या हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया। इनडायरेक्टली देखा इन्होंने भी, लेकिन क्या हो गया, वो बात पर्चा यहां तक भी पहुंचा, लेकिन बात है इन पर जो बोझ था वो थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। सारे लोग अगर सीनियर को दिखाएंगे तो जब हम बैठे हैं सीखने के लिए, हम कहां जाएंगे फिर ना। तो हमें भी आना चाहिए। लेकिन वो पूरी हिस्ट्री लेने के बाद पता चला जो डॉक्टर बैठा है अभी 1 घंटे के लिए, वो हिस्ट्री लेके एक लोग का बैठा रहा है। और पेशेंट भी एक खतरनाक टाइप के आते हैं कि जब हम वहाँ पे गिरे थे तो हमें होश नहीं आया था, फिर हमें 5 लोग उठा के लेके आए थे, उसके बाद हम आँख ही खोले थे, हम आपके सामने बैठे थे। अब बताओ कौन सी हिस्ट्री हो गई इसमें? हिस्ट्री का मतलब है आपके प्रॉब्लम कब से है, क्या क्या आपके साथ में हुआ था। तो वो पेशेंट जो होता है वो हिस्ट्री छोड़ करके अपनी लाइफ की हिस्ट्री बताता है कि हमारे 2 लड़के हैं जो हमारे साथ रहते नहीं हैं, हमको अलग कर दिए हैं, बहुत गरीब हो चुके हैं, तो अब हमारी मदद करिए। ये हिस्ट्री हमारी नहीं होती है, ठीक है ना। वही बात यहाँ पे कही जा रही है, लाइट को तो कौन एब्जॉर्ब करेगा? लाइट को दोनों लोग एब्जॉर्ब करेंगे। कौन करेगा? क्लोरोफिल ए भी करेगा और क्लोरोफिल बोले तो एक्सेसरी पिगमेंट भी करेंगे। एक्सेसरी पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में अल्टीमेटली भेजेंगे किसको? क्लोरोफिल ए को ही भेजेंगे। तो कुछ लाइट तो क्लोरोफिल खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट एक्सेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब करती है, और एक्सेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब करने के बाद में लाइट किसको भेजता है? अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए को ही भेजेगा। क्लियर होगी इतनी बातें? फिर से क्वेश्चन बनेगा, एक्सेसरी पिगमेंट में कौन कौन आएगा? बी कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल। ए क्या है? मेजर पिगमेंट। आगे बढ़ते हैं। इंडीड दे नॉट ओनली अनेबल अ वाइड रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इनकमिंग लाइट। अच्छा ये मुझे बताओ, क्लोरोफिल ए जो होता है वो केवल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना, बाकी की क्या हो जाएगी? बर्बाद ही हो जाएगी। उसे एब्जॉर्ब करने वाला कोई ना कोई दूसरा होना चाहिए, और दूसरे कौन है? एक्सेसरी पिगमेंट। तो एक्सेसरी पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट को जो एब्जॉर्ब करते हैं उनकी रेंज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है एब्जॉर्प्शन करने में। इसके अलावा बट आल्सो प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन। एक्सेसरी पिगमेंट ए जो होते हैं वो क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट भी करते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से। वही बात, जैसे मान लो कि सीनियर बैठा हुआ है, ये जूनियर है, मान लो कोई पेशेंट बहुत गुस्सा में आया, ठोकना चाहता था इनको, डायरेक्ट यहाँ पहुँचना चाहता था, पहुँच पाएगा नहीं,
आसपास ये लोग बैठे होते हैं, अगर मान लो कोई इनके ऊपर मारना भी चाहेगा तो भाई थोड़ा बहुत तो संभालेंगे ही ना। वही बात यहाँ पर आती है कि जो क्लोरोफिल ए है वो तो मेन है ना, अगर वो खराब जाएगा तो पूरा फोटो सिस्टम क्या हो जाएगा, बर्बाद जाएगा। तो उसको बचाने के लिए भी कौन मौजूद होता है आसपास, एसेसरी पिगमेंट होते हैं, ताकि अगर मान लो किसी दिन बहुत तेज लाइट आ जाए और अचानक से क्लोरोफिल ए हाई लाइट की इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जल जाएगा। तो उसको बचाने के लिए भी कौन आता है, एसेसरी पिगमेंट आता है। भाई हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तुम्हें हम लाइट की इंटेंसिटी कम करके आराम से आपको दे देंगे, आप काम करते रहिएगा। तो पहला काम क्या होगा एसेसरी पिगमेंट का, लाइट को एब्जॉर्ब करना, जिसकी वजह से एक वेवलेंथ की रेंज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा होता है क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता भी है। फोटो माने लाइट, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। लाइट की वजह से ऑक्सीडेशन को, लाइट की वजह से जो क्लोरोफिल ए का ऑक्सीडेशन हो सकता है उससे बचाता भी है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट नहीं खत्म, ये था आपके पास टॉपिक जो आपने पढ़ लिया, हाउ मेनी टाइप ऑफ द पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। कल का जो हमारा टॉपिक होगा